हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, जो कि हमने शुरुआत में एक टेस्ट सीरीज की हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि अपन कुल जो है 50 टेस्ट सीरीज पूरी करेंगे। उसी क्रम में जो है आज की हमारी श्रृंखला से शुरुआत होने वाली है। हम जो है 31 से टेस्ट करके क्या कर दिया था, इसे रोक दिया था। अब जो है क्या कर रहे हैं, उसी टेस्ट श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का जो हमारा टेस्ट होने वाला है या टेस्ट सीरीज होने वाली है, ये 32 नंबर की टेस्ट सीरीज है। 360 डिग्री जो है इसमें रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। आप जो है एक बार ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे, इसके बाद में जो है अनुभव करेंगे। और जैसा कि आपको विदित है कि नेगेटिव मार्किंग जो है एमपीपीएससी के एग्जाम में जुड़ चुकी है, और बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो चीज़ें आपके पास में याद हैं वह कैसी होनी चाहिए, 100% श्योर होना चाहिए। अन्यथा आप क्या करेंगे, चांस नहीं ले सकते उसमें, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो फिर क्या होगा, सही से ऑप्शन भी आपका सही नंबरों में से जो है आपके नंबर काटे जाएंगे। तो यह ज़रूरी है कि हम चीज़ें क्या करें, जो भी करें वो व्यवस्थित तरीके से 100% अपनी क्या होनी चाहिए, श्योर होना चाहिए, ताकि अपन जो है सही स्कोर कर सकें। क्योंकि पोस्टें भी आप जानते हैं कि कम हैं, तो हमें जो क्या है लगातार और व्यवस्थित थोड़ा सा बेहतर तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। चलिए इसी क्रम में जो है हम बात करते हैं। और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये 32 नंबर की है। मुझे एक सेकंड एक बार वॉइस कंफर्मेशन कर लेते हैं, इसके बाद जो है अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेलो, तो चलिए वॉइस सही है, अपन देखते हैं, वहीं पर जाते हैं। तो 32 नंबर की अपनी टेस्ट सीरीज है और इसमें हम एक एक करके देखते हैं। बहुत ही बेहतर जो है अपन करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में क्या होंगे, इतने ज़्यादा फैक्ट होंगे, बार बार इनका इतना ज़्यादा मैं रिवीजन करवा दूंगा कि यकीन मानिए ये सब जो फैक्ट हैं परीक्षा उपयोगी बार बार पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में। चूंकि अपन लंबे जो है समय से क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत सारे सॉल्व किए हैं। लगभग 25 से ज़्यादा जो है क्लासें की हुई हैं पीवाईक्यू की, जिसमें से 2015 से लगा करके अपन ने कहाँ तक देखा हुआ है, 2025 तक के जो है क्वेश्चन देखे हुए। तो चलिए देखते हैं, चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। समय की पाबंदी नहीं रहेगी, अगर बेहतर तरीके से करना है तो फिर बेहतर तरीके से करिएगा, समय की शिकायत मत करिएगा, हर बार समझिएगा। क्लास थोड़ी सी जो है चलेगी, ये क्लास होगी आपकी कम से कम 1.5 घंटे की समथिंग जो है क्लास होगी, क्योंकि विस्तृत इसमें फैक्ट देने हैं, समझाना भी है। तो आप समझिएगा और अच्छा लगे तो जुड़िएगा हमारे साथ में। और आप जो है जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये पैनल इसी पर चल रहा है और इसका जो है पीडीएफ मिलेगा आपको। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखूंगा उसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप जो है उस पीडीएफ के लिए और इस क्लास का टेस्ट देने के लिए, साथ ही रिवीजन टेस्ट देने के लिए, सभी प्रकार की जो है ये सभी निःशुल्क सर्विस लेने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो है चीज़ें सब मतलब समायोजित करते रहते हैं, अपना बताते रहते हैं, जैसा भी जो भी है। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रश्न ये मत देखिएगा कि कितना कठिन प्रश्न है, क्योंकि मैं व्याख्या जितनी देने वाला हूँ वो व्याख्या जो है अपने आप में, उससे जो है आप चाहे जितना कठिन प्रश्न बना सकते हैं, और वो जो है जितना भी आप चाहें तो सरल प्रश्न बना सकते हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रश्न जो है वही जो 4-5 फैक्ट इकट्ठे मिलाकर के पूछ लिए जाते हैं तो उच्च लेवल का प्रश्न बन जाता है। बस आपको क्या करना है, उसे सटीक तरीके से याद करना है। याद जो है यही आपका काम आएगा। पहला प्रश्न है, श्रेष्ठ वेद के रूप में किसे जाना जाता है? आप जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? जब हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं किसके, वेदों की बात करते हैं। और वेदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 4 हैं। अब ये 4 वेद जो कौन कौन से हैं, तो आपको पता है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है आपका सामवेद, और चौथा वेद जो है अथर्ववेद। ये जो है हमारे पास में 4 वेद हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 1 के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें से जो संकल्पना और विचार नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वेद। तो आपको ये चारों वेद पढ़ने हैं, तो क्या सभी चारों वेद पढ़े जा सकते हैं? अपने आप में जो है एक एक वेद जो है बहुत बड़ा है। तो अभी मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया, ऋग्वेद से ओनली क्या है 3 प्रश्न आए हुए थे। इसमें से पूछा था 10 राज युद्ध को लेकर के प्रश्न पूछा गया था कि 10 राज युद्ध जो है किस मंडल में है ऋग्वेद के, और पूछा गया था ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। इतना सिंपल प्रश्न पूछ लिया यूजीसी नेट की परीक्षा में। 10 मंडल है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में जो है एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का आया हुआ था, उसमें 3-4 स्टेटमेंट थे। तो ऐसे आपको जो है ध्यान रखना है। हम एक एक करके देखते हैं। तो श्रेष्ठ वेद के रूप में तो हम बात कर लेते हैं, जो ये ऋग्वेद है इसे किस नाम से जानते हैं?
ऋग्वेद को जो है हम श्रेष्ठ वेद के रूप में जानते हैं। तो आपका सही जवाब तो क्या होने वाला है, ऋग्वेद होने वाला है। यह जो है सभी वेदों में क्या है, सबसे प्राचीन वेद भी है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा भाई काफी दिन से लिखा नहीं है और ठंडी का भी माहौल है तो राइटिंग वगैरह वो हो जाती है, बाकी बातें सुनिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद है और इसकी रचना अगर बात की जाए तो चूंकि जो वैदिक काल को है दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो यह जो है आपका 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य में, 1000 ईसा पूर्व के मध्य में क्या किया गया था, ईसा पूर्व के मध्य में इसकी रचना की गई थी। और अगर बात करेंगे क्या बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा हल्का धुंधला दिख रहा है क्या, जस्ट मिनट रुकिएगा भाई, अपन कर लेते हैं नता बाद में। चलिए अब चीजें सही हो गई होंगी, अब जो है थोड़ा समझ लगता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऋग्वेद है और ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के मध्य में लिखा गया था। और इसमें अगर बात करें तो कुल कितने मंडल हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऋग्वेद में जो है कुल हमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मंडल का मतलब क्या है, भाग से है कि कितने अध्याय टाइप के हैं, तो ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं और प्रत्येक मंडल में जो है कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की चीजों का उल्लेख किया गया है। तो उनको हम देखेंगे, कभी मंडल का प्रश्न आएगा तो सभी मंडल को एक साथ में कर लेंगे। और ऋग्वेद में अगर बात करें तो अभी एक प्रश्न और आया हुआ था, नदी सूक्त को लेकर के प्रश्न आया हुआ था कि नदी सूक्त में जो है नदियों का इसमें जिक्र किया गया है और कितनी नदियां हैं। एक ऑप्शन में 75 था और एक में जो है 65 था, ऐसे जो है 2 ऑप्शन थे, स्टेटमेंट में ये था। तो इनको भी जो है अपन देखेंगे। तो ये 4 वेद हैं, ये जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। जो अथर्व वेद है इसे सबसे क्या कहा जाता है, नवीनतम वेद भी कहा जाता है, इसे सबसे नवीनतम वेद कहते हैं। और जो ये सम्मिलित रूप से 3 वेद हैं जो शुरुआत के, इन्हें क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो विषय वस्तु है उसका अगर सेंटर पॉइंट देखा जाए तो देवताओं के लिए समर्पित है। बाकी ये वाला जो है इन सबसे अलग है, तो इसलिए वेद त्रयी में से शामिल नहीं किया जाता है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेता है। तो आपका जवाब क्या होने वाला है, तो ऋग्वेद को जो है श्रेष्ठ वेद के रूप में जानते हैं। चलिए इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं अपन जो है, क्योंकि लंबी प्रश्नों की अपने पास श्रृंखला है तो उन्हें सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ये तो सिंपल सा है, आपका जो है हो जाएगा। ऋग्वेद जो है अपन क्या सबसे प्राचीनतम वेद है। आपसे पूछे वेद त्रयी में शामिल वेद कौन से हैं, तो प्रारंभ के जो 3 वेद हैं, यानी कि जो एक है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद और ऋग्वेद के बाद में हो जाएगा आपका यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें क्या किया जाता है, वेद त्रयी में शामिल किया जाता है। तो इन्हें क्या करेंगे, वेद त्रयी में शामिल मानेंगे। जस्ट सेकेंड, चलिए इन्हें जो है वेद त्रयी में शामिल मानेंगे। इसके बाद देखिए संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, सिंपल सा प्रश्न है। तो सीधे प्रश्न आते हैं, यही आएंगे। तो आप बताएंगे कि सामवेद जो है किससे संबंधित है, ये संगीत से संबंधित आपका क्या है, वेद हो जाएगा सामवेद। आपसे पूछे किस वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है, तो जो अथर्व वेद है, जो अथर्व वेद है, इसमें क्या किया गया है, जादू टोना वगैरह का वर्णन किया गया है। सभी प्रकार के मंत्र बताए गए हैं और बहुत सी शिल्प कला, कला नृत्य इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो कौन सा वेद है, अथर्व वेद। कौन सा, विधि नहीं होगा यहाँ पर, वेद होगा, थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। कौन सा वेद यज्ञ अनुष्ठानों को समर्पित है, तो यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद का जो मुख्य विषय वस्तु है वो किसके लिए है, यजुर्वेद यज्ञों का किस प्रकार से संपादन करना है, कौन कौन से नियम होते हैं, वो सभी विधान कहाँ पर हैं, यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद क्या है, सबसे नवीनतम वेद है। आपसे पूछे सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो अथर्व वेद ही क्या है, सबसे लोकप्रिय वेद के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछे वेद शब्द का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ज्ञान होता है। वेद धातु से ये बना हुआ शब्द है। और बात करें वेदों के अन्य नाम क्या हैं, तो देखिएगा
वेदों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इन्हें अपौरुषेय भी कह देते हैं। अपौरुषेय, इसका मतलब क्या है? अपौरुषेय का मतलब कि इसका जो है रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। इन्हें जो है श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत भी जो है वेदों को शामिल किया जाता है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि ऐसा मानते हैं कि ऋषि मुनियों द्वारा जो है इसकी रचना नहीं की गई थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुन सुन करके पहुंचाते थे, इसलिए इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करें कौन सा वेद अन्य तीन से अलग है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? जो अथर्ववेद है वो अन्य तीनों से क्या माना जाता है? अलग माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका विषय वस्तु अलग है। तो इस प्रकार से क्या करना है अपन को? प्रश्न सॉल्व करने हैं कि एक प्रश्न के बाद में ये सभी चीजें जो है बार बार हम करते रहेंगे। जैसा प्रश्न आएगा वैसे ही 8-10 फैक्ट जो है हर प्रश्न में देखेंगे। इससे क्या होगा? ये आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा और ये जो है रेगुलर आपका चलेगा। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। और ये चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भारतवर्ष का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस अभिलेख में देखने को मिलता है? इसमें जो है हम प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण अभिलेख कर देंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो देखिएगा मैं इस पर चर्चा कर चुके हैं काफी बार हम, लेकिन फिर भी जो है यहाँ टेस्ट सीरीज के उसमें करते हैं कि भारतवर्ष की बात करें तो वर्ष का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्रीय इकाई से है। क्या है? एक क्षेत्रीय इकाई से है। हमने देखा था कि जो अपने पुराण हैं तो उन पुराणों में जो संपूर्ण पृथ्वी को सप्त महाद्वीपों में बांटा गया है। कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीपों में से बांटा गया था। और उसमें से एक महाद्वीप था जिसका नाम था जम्बूद्वीप। क्या नाम था? जम्बूद्वीप जो है उन 7 महाद्वीपों में से एक था। और जम्बूद्वीप के अंतर्गत जो है इसे कई भागों में बांटा गया था। ऐसे प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता था? वर्ष कहा जाता था। और जम्बूद्वीप को कुल 9 वर्ष में बांटा गया है और एक वर्ष का नाम था क्या? भारतवर्ष। ठीक है, तो समझ में आया भारतवर्ष क्या था? ये। और इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। दिमाग में प्रश्न उत्पन्न होगा हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है? तो यह जो है उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे कि यह गुजरात में देखने को मिल जाएगा। और फिर आपसे पूछे एहोल अभिलेख कहां पर है? तो यह जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। और एरन अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिल जाएगा। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं, इनमें जो है अपन को देखने को मिल जाएंगे। आपसे अब भाई ये तो गड़बड़ हो गया, दिख भी नहीं रहा है अपन को कलर। कुछ ऐसा कलर लेते हैं, मामला परेशान करेगा बीच में, क्योंकि ये स्लाइड सफेद है वो ब्लैक है। तो चलिए यहाँ पर रेड ही ले लेते हैं। चलिएगा, नाहर का प्राचीनतम उल्लेख जो है किस अभिलेख में देखने को मिलता है? जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या बताएंगे कि जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है इसी में फ्रेंड्स क्या देखने को मिलता है? नाहर का प्राचीनतम मतलब उल्लेख देखने को मिलता है। अब ये कैसे देखने को मिलता है? आपको पता है कि खारवेल ने जो हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया हुआ था उसमें यह उल्लेख मिलता है कि मगध के शासक महापद्म नंद ने क्या किया है, यहाँ पर एक नहर का निर्माण करवाया हुआ था। और उस नहर का नाम क्या था? तंसुली नहर। कौन सी नहर? तंसुली नहर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा एहोल नामक अभिलेख में जो है कालिदास का उल्लेख मिलता है। जब रवि कीर्ति एहोल अभिलेख की रचना करता है तो वो कहता है कि मैंने ये अभिलेख लिखा है और मैंने हरिसेन और कालिदास जैसी क्या उपलब्धि हासिल कर ली है, वो अपने के मतलब लेखक के रूप में दर्ज करता है रवि कीर्ति। सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो आप क्या बताएंगे? एरण अभिलेख में, जो कि 510 ईस्वी का अभिलेख है। और कहां पर पाया गया है? ये मध्य प्रदेश के सागर में जो है देखने को मिल जाएगा। सुदर्शन झील का उल्लेख किस में है? तो आप क्या बताएंगे? जूनागढ़ अभिलेख में जो है सुदर्शन झील का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि कहां पर है? गुजरात में स्थित है। इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि ये गिरी पहाड़ियों के आसपास है। पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहां से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? जो उनका गवर्नर है जिसका नाम है क्या? धनदेव नाम का गवर्नर है। धन देव नाम का जो गवर्नर है और उस धनदेव का अभिलेख कौन सा है? उसका नाम है अयोध्या अभिलेख। धनदेव के अयोध्या लेख से किसकी जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। और इसी में लिखा हुआ है कि पतंजलि नाम के पुरोहित द्वारा क्या करवाया गया है? इन 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करवाया गया है।
मेलहुआ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आप बताएंगे कि मेलहुआ ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द है जो कि सारगौन अभिलेख में देखने को मिल जाता है, जो कि यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व व्यापार से संबंधित थी। ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो एक अभिलेख है जिसे हम कहते हैं कस्सी का अभिलेख। किसका अभिलेख बोलते हैं, कस्सी का अभिलेख बोलते हैं। कस्सी का अभिलेख कहिए या एशिया माइनर का अभिलेख कहिए, कस्सी का अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का क्या है, एक अभिलेख है। यह तुर्की में पाया गया है और इसमें ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का जिक्र मिलता है जिनका नाम है इंद्र, वरुण, मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये 4 देवताओं का जो है उल्लेख देखने को मिल जाता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, भूमिदान का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तब आप क्या बताएंगे कि जो रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, रानी नागनिका का नाना घाट जो अभिलेख है उसमें क्या देखने को मिलता है, भूमिदान का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिल जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख जो है ये नासिक शिलालेख में देखने को मिलता है जो कि उनकी माता बालश्री गौतमी का अभिलेख है। हूण आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से देखने को मिल जाती है, भीतरी स्तंभ लेख से देखने को मिल जाती है जो कि यह कुमार गुप्त का अभिलेख है, गुप्त शासक है। पुलकेशन द्वितीय की जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, एहोल अभिलेख से देखने को मिलती है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और बात करें समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, यह हमें प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिल जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो क्या आपसे देखिए गवर्नर को लेकर के बात की जाती है और एक जो है आगे चल करके गवर्नर जनरल को लेकर के बात की जाएगी और फिर जो है आपसे वाइसराय को लेकर के क्या की जाएगी, बात की जाएगी। तो ये तीनों भारत की शासन व्यवस्था में जब ब्रिटिश काल में भारत अंग्रेजों का गुलाम होता था उस टाइम पर पद होते थे, तो इनको लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए जब हम बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइव जो है बंगाल का क्या था, प्रथम गवर्नर था। और अंतिम की बात करें बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर कौन था, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा कि वारेन हेस्टिंग। भाई हाथ जो है बहुत ठंड है इसलिए अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो समझिएगा अंतिम जो गवर्नर है वो कौन है, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं, आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे फैक्ट हैं अपने पास में, उन सभी को जो क्या करना है अपन को करना है। आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर है। 1773 का अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था, गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था और प्रथम गवर्नर जो बना था वो कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या बना था, बंगाल का प्रथम गवर्नर बना हुआ था, जिसका समय जो है ध्यान रखिएगा, ये समय याद करना अपने आप में क्या है, योग्यता है और अगर याद होता है तो बहुत अच्छे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं क्रोनोलॉजी के। 1772 से लेकर के इनका जो समय है 1772 से लेकर के 86 तक वारेन हेस्टिंग का समय है। आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ये कौन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है और ये कौन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो भारत का जब पूछेगा तो वो कौन है, विलियम बेंटिक जो है भारत का क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो आपका जवाब होगा कि कैनिंग साहब जो हैं ये क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो जो माउंट बेटन है, माउंट बेटन ये क्या था, भारत का अंतिम वायसराय है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो ध्यान रखिएगा 1947 में जब भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था, तो उसके बाद वायसराय का नाम बदल करके फिर से क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था और सी राजगोपालाचारी को जो क्या बनाया गया था, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो क्या नाम हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है क्या है, ये भारत प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। आपसे पूछे सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था, तो जवाब होगा कि 1829 में लगाया गया था और उस गवर्नर जनरल का नाम था विलियम बेंटिक, जो है उस गवर्नर जनरल का नाम था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब का है, 1856 का है और यह कैनिंग के समय पर पारित हुआ था, गलती मत करना कभी,
अगर पूछे प्रस्तुत कब किया गया था तो डलहौजी के समय पर, लेकिन पारित कब हुआ था? कैनिंग के समय पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और सती प्रथा का जो अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। अगली बात करें, दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध है, कब लगाया गया था? तो शुरुआती प्रतिबंध की बात करें तो विलियम बेंटिक ने लगाया था, 1833 के अधिनियम में प्रावधान किया था, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध इसको 1843 में जो धारा 5 है उसके तहत लगाया गया था। और इस समय पर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था एलन बरो। क्या नाम था? एलन बरो जो है इस समय पर गवर्नर जनरल था। बात करें आधुनिक औरंगजेब किसे कहा जाता है, तो जो करजन साहब थे उन्हें क्या कहा गया है? आधुनिक औरंगजेब कहा है। और ये किसने कहा हुआ है? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने कहा हुआ था। कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इस समय पर अगर गवर्नर की बात की जाए तो इस समय पर जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था डफरेन। और इसी ने कहा हुआ था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की एक प्रतिनिधि संस्था है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, गोटमार मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये प्रश्न जो है अभी तक हिस्ट्री के 3 प्रश्न हो गए। हम जो है कंप्लीट जो है ये अपनी सिलेबस है उसके अनुसार जो है 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न हर यूनिट से लेंगे इसी प्रकार, ताकि रिवीजन सभी जगह होता रहे। अब देखिए मध्य प्रदेश के मेलों से आपका जो है क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश के मेलों को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि गोटमार का मेला पूछ रहा है कि यह आयोजन किस जिले में किया जाता है। देखिए गोटमार के मेला की बात करें तो पहले ये छिंदवाड़ा जिले में होता था, लेकिन वर्तमान में यह कहाँ पर होता है? चूंकि छिंदवाड़ा इससे अलग हो चुका है तो आप क्या बताएंगे? यह पांडुरना जिले में जो है इसका आयोजन किया जाता है। बाकी मेलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं तो उज्जैन में जो है सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन होता है। और वहीं अगर पूछे सबसे कम मेले मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगते हैं तो आप क्या बताएंगे कि सबसे कम मेलों का आयोजन जो है नर्मदापुरम जिले में होता है। होशंगाबाद में जो है सबसे कम मेले लगते हैं, नर्मदापुरम या होशंगाबाद। चलिए देख लेते हैं कुछ मेले मध्य प्रदेश के। आपसे पूछे कि भाई इसमें तो काफी परेशानी हो जाती है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स है ये कहाँ पर लगता है? तो देखिए शहाबुद्दीन औलिया के उर्स की हम बात करेंगे तो यह है आपका मध्य प्रदेश के नीमच में जो है देखने को मिल जाएगा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। उर्स का मतलब भी मेला होता है। सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगता है। और पशुपतिनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो पशुपतिनाथ का मेला जो है ये मध्य प्रदेश के आपको मंदसौर जिले में जो है देखने को मिल जाएगा। और बात करें तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भामावत गुना में जो है ये लगता है तेजा जी का मेला। नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में क्या लगता है? नागा जी का मेला लगता है। फिर पूछे पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? तो आप क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश के जो एक जिला है शिवपुरी वहां पर पीर बुधान का मेला लगता है। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में सर्वाधिक मेला लगता है। धमोनी उर्स ये कहाँ पर लगता है? तो आप क्या बताएंगे? सागर में जो है धमोनी उर्स लगता है। और जल बिहारी का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो छतरपुर में, ध्यान रखिएगा, जल बिहारी का मेला लगता है। चंडी देवी का मेला की अगर बात करें ये कहाँ पर लगता है? तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो है लगता है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण मेले हैं, इन्हें अगर इतने क्या कर लेते हैं अपन ध्यान कर लेते हैं तो कई बार जो है प्रश्न बन जाते हैं। हालांकि बहुत से मेले हैं, नामचांद का मेला हो, चाहे फिर वो संत सिंगा जी का मेला हो या त्रिवेणी मेला हो या नवग्रह मेला हो, बहुत से मेले हैं। तो हम समय समय पर देखते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये लगातार चलते ही रहने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिएगा इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुछ आश्रम वगैरह देख लेंगे। रामायण से संबंधित बातें जो है इस प्रश्न में क्या कर लेंगे अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम, तो ये वाल्मीकि आश्रम जो है तमसा नदी पर देखने को मिल जाता है। ये तमसा नदी के तट पर जो कि सतना जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतना जिले से निकलती है तमसा नदी। इसे तमस नदी भी कह दिया जाता है। और बेतवा नदी की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? आप बताएंगे रायसेन जिले से
केन नदी की अगर बात की जाए तो यह है मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है, और सोन नदी की बात करें तो यह जो है अनूपपुर जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, अमरकंटक जो वहीं पर है। अब इससे प्रश्न देखते हैं, तो जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ पर होती है। तो देखिएगा, जब ऐसी प्रश्न आए कि रावण की पूजा, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है यहाँ पर रावण की पूजा देखने को मिल जाएगी। प्लस विदिशा जिले में भी जो है रावण की पूजा देखने को मिलती है। विदिशा जिले में जो है गांव है जिसका नाम है रावणा गांव, रावणा गांव, यहाँ पर जो है पूजा देखने को मिल जाएगी। राम वन गमन पथ जो है कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है, तो राम वन जो गमन पथ है यह है अमरकंटक से लेकर के, कहाँ से, अमरकंटक से लेकर के जो है चित्रकूट तक है बनाया जा रहा है। चित्रकूट तक राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। चित्रकूट का प्राचीन नाम क्या है, ये पूछा हुआ प्रश्न है एमपीपीएससी में, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुरी जो है चित्रकूट का क्या है, ब्रह्मपुरी चित्रकूट का पुराना नाम है। रावण की लंका किसे कहा जाता है, तो त्रिपुरी को जो है ऐसा माना जाता है कि रावण की लंका जो है त्रिपुरी में होती थी। त्रिपुरी ये जबलपुर में पड़ता है, कलचुरी राज्य की राजधानी भी रही है। सबरी किस जनजाति से संबंधित थी, तो आप क्या बताएंगे, सबरी जो है कोल जनजाति से संबंधित थी। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगली बात करेंगे, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि तुलसीदास जी के बचपन का जो नाम है राम बोला इनके बचपन का नाम होता था। ऐसा कहते थे कि पहला शब्द इनके मुंह से राम ही निकला हुआ था। राम राजा सरकार मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि ओरछा में जो है, ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पड़ता है, यहाँ पर राम राजा सरकार का मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहा जाता है, तो ओरछा को ही मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं, अयोध्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अरविंद त्रिवेदी कौन थे, तो यह जो है एक एक्टर थे। तो यह कहाँ से हैं, यह उज्जैन जिले से संबंधित थे। और जो रामायण में आपने रावण का रोल करते हुए जिस व्यक्ति को देखा है वो व्यक्ति कौन थे, अरविंद त्रिवेदी थे। ध्यान रखिएगा, इनका पिछली साल निधन हो गया है। राम की पूजा राजा के रूप में कहां पर होती है, तो ये आई थिंक भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर राजा के रूप में राम जी की पूजा की जाती है, वो जो है निवाड़ी जिले में की जाती है, यानी कि ओरछा में। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, इस प्रश्न में ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें चीजें पूछी जा रही हैं कि हर्षवर्धन ने मालवा के किस शासक को क्या किया था, पराजित किया था। तो हिस्ट्री में अगर बात करते हैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन में देखेंगे, समझ लेते हैं चीजों को। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक राज्य होता था, यहाँ पर इस राज्य का नाम होता था थानेश्वर। ये कौन सा राज्य था, थानेश्वर। और यह थानेश्वर जो है हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में है। और यहाँ पर जो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश शासन करता था। तो इस वंश की अगर शुरुआत की बात करें तो पुष्यभूति नाम के राजा द्वारा क्या की गई थी, इस वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की शुरुआत की गई थी, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। कालांतर में यहाँ पर बहुत से शासक आए। यहाँ पर जो है शासक एक बनता है जिसका नाम है नरवर्धन। नरवर्धन, और नरवर्धन के बाद जो है शासक बनता है राज्यवर्धन। कौन बनता है, राज्यवर्धन शासक बनता है। और राज्यवर्धन के बाद जो शासक बनता है हर्षवर्धन शासक बनता है। हर्षवर्धन की जो बहन थी जिसका नाम था क्या, राजश्री, राजश्री। और इनके जो पति थे उनका नाम था ग्रहवर्मा। क्या नाम था, ग्रहवर्मा। इन ग्रहवर्मा की जो है क्या कर दी जाती है, दो शासकों द्वारा मिलकर के हत्या कर दी जाती है। एक मालवा के शासक थे जिनका नाम था देवगुप्त, और एक बंगाल के शासक थे जिनका नाम था शशांक। इन दोनों लोगों ने मिलकर के कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसका प्रतिशोध लेने के लिए जो है हर्षवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक दोनों को क्या किया था, पराजित किया था। अब हर्षवर्धन जो है अपने आप में उत्तर भारत में अगर बात करें तो 604 से लेकर के 606 से लेकर 606 से लेकर के 647 तक का समय जो है उत्तर भारत में इनके नाम पर जाना जाता है।
इसके बाद जो है शक्ति टूट जाती है और ये जो है भारत का जो उत्तरी हिस्सा है कई टुकड़ों में बट जाता है। तो अंतिम बार इन्होंने एकीकृत किया था हर्षवर्धन ने, और मुख्यतः यह जो है बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए हर्षवर्धन जाने जाते हैं। तो चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जब हम देखते हैं आपसे पूछे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो आपके जहन में प्रश्न का उत्तर आना चाहिए कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था। वाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के क्या होते थे? दरबारी कवि होते थे। मध्य प्रदेश के शहडोल के थे वाण भट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वाण भट्ट द्वारा ही इन दोनों पुस्तकों की रचना की गई थी। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, इन 3 पुस्तकों की रचना जो है वाण भट्ट द्वारा की गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्ष के समय पर ही आया था। कौन? ह्वेनसोंग जो है चीन का यात्री था। ये 629 से लेकर के 647 तक भारत में रहता है। तो 647 तक भाई कुल 16 वर्ष रहा हुआ है, तो ये तो समय ज्यादा हो जाएगा ना, 17-18 हो जाएगा। 45 तक जो है ये रहता है, 645 तक रहता है, लगभग 16 वर्ष जो है ह्वेनसोंग यहाँ पर रहता है, अपनी पढ़ाई करता है। नालंदा में आया हुआ था और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। ह्वेनसोंग ने हर्ष को क्या कहा हुआ था? तो आपका जवाब होगा कि इसने जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा हुआ था। क्या कहा था? शिलादित्य जो है हर्षवर्धन का नाम अपने ग्रंथ में उल्लेख करता है सीयूकी में। हर्ष की नई राजधानी क्या थी? तो जैसे ही ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है तो हर्षवर्धन थानेश्वर से अपनी राजधानी किसको बनाता है? कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बना लेता है। हर्ष को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो जो पुलकेशन द्वितीय नाम का चालुक्य शासक था, पुलकेशन द्वितीय नाम के चालुक्य शासक ने क्या किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। और इसकी जानकारी हमें जो है ऐहोल अभिलेख में देखने को मिल जाती है। वर्धन वंश के शासक बताइएगा। तो अपन ने देखे हुए हैं कि सबसे पहले शासक कौन था? पुष्यभूति था। पुष्यभूति के बाद में छोटे छोटे शासक रहे हैं। नरवर्धन शासक बनता है, नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बनता है, राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन। तो यहाँ तो पता नहीं, लेकिन कई बार जो है क्रोनोलॉजी में जब प्रश्न आते हैं तो हर का समय याद करना संभव नहीं होता, लेकिन क्रम ही याद कर लिया जाए तो काफी हो जाता है। यूपीपीसीएस में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ह्वेनसोंग जो है कितने समय तक भारत में रहा था? तो अपन जो है 629 से लेकर के 45 तक, यानी कि लगभग 16 वर्ष तक जो है ये समय तक भारत में रहता है। और यहाँ पर खास तौर से नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करता है? ये पढ़ाई करता है। कौन? ह्वेनसोंग। हर्ष की रचनाएं कौन सी हैं? तो हर्ष की अगर रचनाओं की बात करेंगे तो एक रचना है नागानंद, एक है रचना है उसकी रत्नावली। तो ये जो है नागानंद, रत्नावली, एक रचना और है, कोई 3 रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। तो नागानंद, रत्नावली ध्यान रखिएगा। हर्ष को बौद्ध धर्म का संरक्षक क्यों कहा जाता है? तो भाई उसने कई ऐसे कार्य किए हुए थे जिसके कारण उन्हें संरक्षक कहा जाता है। कार्यों में अगर बात करें तो इसने जो है एक परिषद का आयोजन किया था। क्या किया था? परिषद का आयोजन किया था, बहुत बड़ी सभा बुलाई हुई थी। कहाँ पर? कन्नौज में जो है क्या करता है, बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। उसका अध्यक्ष जो है ह्वेनसोंग को बनाया हुआ था। इसी कारण से और भी बात करें तो कई सारे निर्माण कार्य किए हुए थे इसने। निर्माण के अलावा इसने जो है कुछ जो है वहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय में भी मठ बनवाए हुए थे। साथ ही साथ कुछ गांव भी अपनी आय का एक हिस्सा बौद्ध धर्म के विकास के लिए देता था। इन्हीं सब कारणों से क्या कहा जाता है? तीसरा सबसे बड़ा संरक्षक कहा जाता है बौद्ध धर्म का। क्या कहा जाता है? तीसरा, 3rd नंबर में स्थान आता है बौद्ध धर्म के संरक्षण के मामले में। हर्ष की बहन कौन थी? तो आप बताएंगे कि राज्यश्री जो है उनकी बहन थी, जो कि कभी आत्महत्या करने के लिए विंध्याचल पर्वत की ओर निकल गई थी। हर्ष की रचनाएं ये अपन कर चुके हैं। ह्वेनसोंग की रचना का क्या नाम है? तो आप क्या बताएंगे कि इनकी जो रचना का नाम है वो है सी युगी। क्या नाम है? सी यू की जो है क्या है? ये ह्वेनसोंग की रचना है जिसमें जो है भारत के बारे में बहुत सारा वर्णन देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या होते हैं, अपने ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिएगा? विचार कीजिएगा। तो ये प्रश्न जो है अब किसके हैं? ये भूगोल विषय के प्रश्न हैं। तो मैं बहुत सिंपल सी बात करूं तो देखिएगा, यहाँ पर एक मैप हम छोटा सा बनाते हैं ताकि चीजें जो है हमारी क्लियर बनी रहें।
ठीक है, समझने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हिमालय पर्वत में देखें तो एक ये वाला हिस्सा है हिमालय का, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और एक हिस्सा है कुछ इस प्रकार से ये वाला, इसे क्या जानते हैं, ये मतलब हिमालय है। और ये क्या है, हिमालय से पहले का हिमालय है, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो चीजों को देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये कौन सा हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। और इसमें जो है 3 पर्वत चोटियां हमें मतलब पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं ट्रांस हिमालय में, जिसका नाम है, एक का नाम है काराकोरम श्रेणी, क्या नाम है, एक श्रेणी है काराकोरम, एक है आपकी लद्दाख श्रेणी और एक है जास्कर श्रेणी। तो यहाँ 3 श्रेणियां देखने को मिल जाती हैं ट्रांस हिमालय में। और जब हम महान हिमालय की बात, बड़े इस हिमालय की बात करते हैं, तो यह हिमालय जो है इसमें भी 3 श्रेणियां हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे लंबा है उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ से लाकर यहाँ तक जो है ये महान हिमालय के रूप में जाना जाता है, या बृहद हिमालय इसी को कहते हैं। और बृहद हिमालय के बाद में जो हिमालय है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ऐसे मतलब श्रृंखलाओं के रूप में है, छोटी छोटी श्रेणियों के रूप में, इसे क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहा जाता है। जो सफेद कलर से मैंने बनाया है इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो ये पीले कलर से ऊपर बना हुआ है इसे महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, या बृहद हिमालय भी इसी को कह दिया जाता है, बृहद हिमालय भी कह दिया जाता है। और इसके बाद जो सबसे अंत में बाहर की ओर हिमालय का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, इधर जो अपन रेड कलर से मैं ये बना रहा हूँ ये वाला हिमालय, तो ये वाला हिमालय कौन सा है, इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय कहते हैं, या इसे शिवालिक हिमालय भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। तो ये हिमालय के जो है मुख्य क्या है, 3 वर्गीकरण है। एक जो है ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं, और ट्रांस हिमालय के बाद में आता है हिमालय। और हिमालय के जो 3 भाग हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जब इसके निर्माण की बात करते हैं तो यह सबसे नवीन पर्वत में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे नवीन पर्वत में इसे क्या माना जाता है, एक माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण अभी भी चल रहा है। और यह कैसा पर्वत है, यह वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है, जैसे एक प्लेट ये है, क्या है, एक प्लेट ये है ए और एक दूसरी प्लेट है बी, ठीक है। जब ये अपनी क्या करती हैं, एक दूसरे के सामने की ओर गति करती हैं, तो आगे चल करके क्या हो जाएंगी, दोनों ये टकरा जाएंगी। और टकराने के बाद जो है इसमें वलय यानी कि फोल्ड पर जाएगा, छल्ला जैसी संरचना बन जाएगी। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, वलित पर्वत कह दिया जाता है। अब देखिएगा चीजें पूछी जाती हैं यहाँ से परीक्षा में, ये जो गति हो रही है, जब एक दूसरे की ओर गति होती है, इस गति को क्या कहते हैं, अभिसारी गति कहते हैं। अभिसारी गति कहते हैं। तो हिमालय का निर्माण किस गति से हुआ है, अभिसारी गति से हुआ है। एक प्लेट जो जैसे इंडो प्लेट या इंडियन प्लेट कहते थे, और एक जो थी यूरेशियाई प्लेट थी। कौन सी थी, यूरेशियाई प्लेट, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों मिले हुए थे। तो यूरेशिया प्लेट और एक इंडो प्लेट, जब दोनों प्लेटें टकरा गई तो यहाँ पर जो है भारत का ये हिस्सा जो है ये इंडो प्लेट है, ये वाला हिस्सा। और इधर से जो है ऊपर से कौन आ रहा था, यूरेशियाई प्लेट का। दोनों के टकराने से जो बीच में वलय हुआ उसी को हिमालय पर्वत कहा गया। जब यहाँ पर पर्वत नहीं था तो यहाँ पर जो है एक भूसन्नति हुआ करती थी, एक प्रकार का गड्ढा होता था बहुत बड़ा। इस गड्ढे को कहा जाता था टेथिस सागर। क्या कहा जाता था, टेथिस सागर। तो कई बार ये पूछ लेता है कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है। गर्भ मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है। तो हिमालय का गर्भगृह इसे टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति को कहा जाता है। ये पूछे हिमालय का पालना किसे कहा जाता है, पालना भी वो चीज होती है जहां पर किसी व्यक्ति का विकास होता है। तो हिमालय का विकास इसके ऊपर हुआ है, इसलिए इसे पालना भी कह दिया जाता है। तो अब देखते हैं प्रश्न को। हिमालय पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल सही बात है। निर्माण जो है इसका प्लेटों की गति के कारण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इंडो प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें दोनों के दोनों प्रश्न सही हो जाएंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, आपसे जब प्रश्न पूछता है
कि हिमालय का गर्भगृह किसे माना जाता है, तो आप सिंपल से क्या जवाब देंगे कि जो टेथिस भूसन्नति है, टेथिस भूसन्नति को क्या कहा जाता है, हिमालय का गर्भगृह जो है कहा जाता है टेथिस भूसन्नति को। अगली बात करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला की 4 सर्वोच्च चोटियां बताना है। कितनी सर्वोच्च चोटियां जो है, 4 सर्वोच्च चोटियां बताना है। तो देखिएगा हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो ये जो है MK ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट जो है क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी हो जाएगी आपकी माउंट मकालू। माउंट मकालू जो है इसकी क्या है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और चौथे नंबर की जो हो जाएगी आपकी धौलागिरी जो है, इसकी क्या है, धौलागिरी। कंफ्यूज नहीं होना है, धौलागिरी में बात कर रहा हूं। धौलागिरी और धौलाधर में अंतर है, ध्यान रखिएगा। धौलाधर क्या है, मध्य हिमालय की एक श्रेणी है। और धौलागिरी क्या है, ये महान हिमालय की जो क्या है एक चोटी है। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 4 सर्वोच्च चोटियां हैं। अच्छे लेवल का प्रश्न बनता है तो इन्हें क्रम से लगाने के लिए पूछता है। हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेटों की किस गति से हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, प्लेटों की जो है अभिसारी गति के कारण क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। अभिसारी गति किसे कहते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो उसे अभिसारी गति कहते हैं। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप ध्यान रखिएगा 6000 मीटर जो है क्या देखने को मिलती है, इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिल जाती है। हिमालय का विस्तार कितना है, तो देखिए हिमालय का विस्तार अगर बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। अगली बात करें हिमालय का वर्गीकरण बताइएगा। तो अभी हमने हिमालय का वर्गीकरण किया हुआ था कि अगर मुख्यतः बात करें तो हिमालय के वर्गीकरण में 3 हिमालय हैं। एक है आपका महान हिमालय, कौन सा हिमालय, महान हिमालय। दूसरा है आपका लघु हिमालय या जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरा हिमालय है जिसे शिवालिक हिमालय कहते हैं या इसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो शिवालिक, लघु और महान हिमालय क्या हैं, सबसे मैं नंबर में यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे ऊपर जो है आपका ये कौन सा हिमालय हो जाएगा, ये हो जाएगा महान हिमालय। और इसके नीचे जो है ये श्रेणियों के रूप में ऐसा टूटा हुआ है, मतलब ये श्रेणियों के रूप में है, इसे लघु हिमालय कह देते हैं। और सबसे जो बाहर की ओर है इसे क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अगली बात करते हैं कि बृहद हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान रखेंगे बृहद हिमालय को जो है महान हिमालय भी कहा जाता है, इसी को जो है हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। और इसे मतलब सबसे ऊपरी हिमालय भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर यही है तो ऊपरी हिमालय भी इसे कह सकते हैं। चित्र में आपने समझ लिया है। मध्य हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो मध्य हिमालय की जब श्रेणियों की बात करते हैं तो ये मध्य हिमालय जो है कई सारे, दरअसल फ्रेंड्स समझिएगा चीज़ों को, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यूं मानिएगा ये महान हिमालय है, कौन सा हिमालय है, ये महान हिमालय है, बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं। अब इन चोटियों से क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी इस प्रकार से नदियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं इस प्रकार से। अब ये नदियां इतनी ऊंचाई से आती हैं कि जो बीच में ये लघु हिमालय पड़ता है तो यहाँ पर काट देती हैं सॉरी। तो जो लघु हिमालय है इसको क्या कर देती हैं, नदियां काट देती हैं। तो लघु हिमालय कुछ इस प्रकार से बचा हुआ है, मतलब नदियों के द्वारा काट दिया गया है। तो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। तो इनमें अगर देखेंगे 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो एक आपकी क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है। एक जो है आपकी क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है। एक जो है आपकी धौलाधर श्रेणी है। देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये कौन सी श्रेणी है, इसमें अंतर ध्यान रखिएगा। धौलाधर है ये, धौलाधर। यहाँ पर हमने क्या देखी थी, एक चोटी देखी थी जो कि महान हिमालय में एक चोटी थी, उसका नाम था धौलागिरी। ये क्या है, धौलाधर जो है श्रेणी है जो कि मध्य हिमालय का भाग है। और फिर हो जाएगी आपकी जो है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा भी एक श्रेणी है। ये किसकी श्रेणी है, ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। और फिर हो जाएगी महाभारत श्रेणी। तो ये जो है 4 श्रेणियां आपको ध्यान रखनी है। महाभारत श्रेणी तो ये किसकी है, ये आपकी जो है मध्य हिमालय की हिस्सा है। अब ये किन किन नदियों द्वारा काट दिया जाता है, तो बात करें ये झेलम नदी है,
ये झेलम नदी है, यहाँ पर जो है सतलज नदी है, ये क्या है झेलम नदी है, ये जो है सतलज नदी है, ये जो है यहाँ पर आई थिंक कोसी नदी होगी और फिर जो ब्रह्मपुत्र होगी। तो नदियों द्वारा काट दिया जाता है, बात करेंगे आगे चल। चलिए, लघु हिमालय के अन्य नाम क्या हैं? तो भाई लघु हिमालय का अन्य नाम इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं हिमालय का भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण की फ्रेंड्स बात करें तो नदियों के आधार पर जब हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसी को भौतिक वर्गीकरण कह दिया जाता है। और इसमें अगर बात करें, मैं फिर भी यहाँ पर जो है अपन बात कर लेते हैं। चलिए, भौतिक वर्गीकरण की यूँ समझिएगा कि ऊपर से क्या आ रही हैं? नदियाँ आ रही हैं। नदियों के कारण जो है हिमालय को, नदियों के कारण जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया, कट गया है, तो उसे जो है भौतिक वर्गीकरण कह दिया जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे तो एक नदी है आपकी, ये एक नदी हो जाएगी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। सिंधु के बाद में एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। सतलज के बाद में एक नदी हो जाएगी आपकी सतलज, फिर जो है आपकी काली हो जाएगी, काली नदी, फिर हो जाएगी तिस्ता नदी, तिस्ता नदी, और फिर हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऐसे जो है एक हिमालय का क्षेत्र, इन नदियों के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, दो हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और एक क्षेत्र और रह जाता है आपका, 5 हिमालय हैं वही। तो सिंधु के बाद में शायद झेलम नदी होगी, ठीक है। तो सिंधु के बाद में जो है क्या होगी, ये यहाँ पर जो है आपकी झेलम नदी आ जाएगी, झेलम, ठीक है। तो सिंधु, ये एक हिमालय ये हो जाएगा। तो 5 भागों में क्या कर दिया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु और झेलम के जो बीच का हिमालय है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे इसे कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कश्मीर हिमालय के नाम से। और झेलम और सतलज के बीच का जो हिमालय होगा तो इसे जो है पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। पंजाब क्यों कहेंगे भाई? कश्मीर को ही बोल देते हैं, कश्मीर हिमालय कहिए। पंजाब हिमालय से कहेंगे हम कुमाऊं हिमालय। क्या कहेंगे? कुमाऊं हिमालय। और इसे कहेंगे हम नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय। और एक जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम हिमालय जो है आपका रहता है, यहाँ हो जाएगा असम हिमालय। तो कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रों में से बांटा गया है। कैसे? जब भौतिक क्षेत्रों में वर्गीकरण किया जाता है, मतलब नदियों के आधार पर बांटते हैं, तो नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है हिमालय का नाम दिया गया है, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम। एक और है बीच में, ये कश्मीर पंजाब भी हो सकता है। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अपन को रहने दीजिएगा, देख करके जो है बता देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि महान हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी आपने देखा था कि 4 जो चोटियां थी, सबसे पहले नंबर पर कौन थी? एवरेस्ट है, जो कि पहले नंबर पर आती है, लगभग 88-48 मीटर जो है इसकी क्या दिखाई पड़ती है हमें? ऊंचाई दिखाई पड़ती है। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, अब देखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा भाई, गॉडविन ऑस्टिन निश्चित रूप से कितनी है ये जो है 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। 86-11 मीटर जो है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। और इसकी जो ऊंचाई देखने को मिलती है, ये 85-98 के समथिंग जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है कंचनजंगा की, ठीक है। 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई दिखाई पड़ती है। तो वैसे तो ये सही हो रही है, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, हमने देखा था एक हिमालय की, जो हिमालय के पहले का हिमालय है, जैसे ट्रांस हिमालय कहा था। और ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां देखी हुई थी, जिसका नाम था लद्दाख, एक का नाम था जास्कर, और एक का नाम था क्या? काराकोरम। और काराकोरम पर्वत पर जो है एक चोटी स्थित है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसी का नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 86-11 मीटर है। तो ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। लेकिन प्रश्न पूछा है महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कंचनजंगा जो है सही हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है आपका मकालू का नाम आ जाता है। तो ये चीजें आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए,
अब जो है हम देख लेते हैं, प्रश्न अपने सॉल्व कर लेते हैं। और प्रश्न में देखिएगा, पहला प्रश्न पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो आप अभी यहाँ पर देख करके आए हैं कि 48 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 85-98 इसकी ऊंचाई है। और यह जो है हमें कहाँ देखने को मिल जाएगी, यह जो है सिक्किम में देखने को मिल जाती है। ध्यान रखना, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, अगर भारत में स्थित है, क्योंकि जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है वो POK में स्थित है, भारत में नहीं है वर्तमान में। K2 की ऊंचाई कितनी है, जैसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हमें देखने को मिलती है, 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और यह कहां पर है, ये POK में है। भारत की पूछे, चूंकि POK को भारत का हिस्सा माना जाता है लेकिन वर्तमान में अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सागरमाथा के नाम से। पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो देखिएगा, जब पूर्वी हिमालय की बात करते हैं सर्वोच्च चोटी है ये आपकी नामचा बरवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नामचा बरवा जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, नामचा बरवा, जो कि हमें कहाँ देखने को मिल जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां कौन सी हैं, तो आपका जवाब होगा कि जो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं वो है, एक तो है आपकी काराकोरम, कौन सी है, काराकोरम। इसके बाद हो जाएगी दूसरी जिसका नाम है लद्दाख, लद्दाख। और तीसरे नंबर की चोटी हो जाएगी उसका नाम है जास्कर। ये 3 श्रेणियां जो हैं किसकी हैं, ट्रांस हिमालय की चोटियां हैं। इन्हें जो है पार हिमालय भी कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को, ये हिमालय से पहले का हिमालय है, ध्यान रखिएगा। और पूछे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काराकोरम में स्थित है और उसका नाम क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन उसी का नाम है। अगली बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की विभाजन रेखाएं। तो देखिएगा, यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं विभाजक रेखाओं की। मैं सिंपल सा बताता हूँ कि आपने देखा था, इस प्रकार से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि विभाजित रेखाएं यूं मानिएगा, एक हिमालय ये है, ठीक है, फिर इसके बाद में एक हिमालय ये है, फिर इसके बाद में एक हिमालय ये है, फिर इसके बाद में एक हिमालय ये है। कहो क्या बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं। ये हिमालय जो है आपका ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय जो है आपका महान हिमालय है, यह जो है आपका कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय है, और यह जो है आपका कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। आपसे प्रश्न पूछे कि जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में दोनों को अलग करने वाला क्षेत्र है, जिसे रेखा के रूप में जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि इसके जो मध्य का क्षेत्र उसे कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, ITSZ। MPPSC मेंस में 2 नंबर का आ चुका है ITSZ क्या है, तो बताएंगे एक पॉइंट में इसका पूरा नाम, दूसरे में बताएंगे कि यह ट्रांस हिमालय और महान हिमालय क्या करता है, विभाजित करता है। और यह एक मतलब इनके बीच का क्या है, खाई टाइप का क्षेत्र है जो कि 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो इसमें जो है बात करेंगे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो महान हिमालय और लघु हिमालय को विभाजित करता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक हिमालय और जो मतलब मैदानी क्षेत्रों को अलग करता है, उनके बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। हिमालयन फ्रंट
फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये विभाजक रेखाएं कई बार प्रश्न में आ जाती हैं, कभी मिलाने के लिए, कभी सिंपल। तो अपन जो है सब चीजें क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कर लीजिएगा, आप ध्यान रखिए कौन कौन सी विभाजक रेखाएं हैं, ये जो है आप यहाँ तक ध्यान रख लेंगे। एक जो है आपकी इंडो सांगपो सचर जोन है, दूसरी जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, तीसरी जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट है, चौथी जो है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। तो ये जो है 4 रेखाएं आपको क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी, कौन किसको विभाजित कर देती है। कभी क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है अगर आईएएस वगैरह के एग्जाम में देखा जाए। चलिए, मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं उन्हें लैमाटोल की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऐसा तो प्रश्न नहीं आएगा आपसे कि मणिपुर की स्थित पहाड़ियों को मणिपुरी पहाड़ियां कहा जाता है, तो ये नाम आता है। तो लैमाटोल की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, क्या बताएंगे, मणिपुर में जो है स्थित हैं। मिजोरम की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे लुसाई की पहाड़ियां कहा जाता है। लुसाई पहाड़ियां किसे कहते हैं, मिजोरम की पहाड़ियों को। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नीला पर्वत। क्या नाम है, नीला पर्वत। और इंग्लिश में इसी को कह दिया जाता है ब्लू माउंटेन। क्या कह दिया जाता है, ब्लू माउंटेन। एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न देखिएगा उठा करके, उसमें आया हुआ था कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। अगर इस चोटी का नाम आपको पता था तो यह एक चोटी जो है वहां पर नेशनल पार्क भी बनाया गया है। तो वो कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। मेलोसिस बेसिन किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह मिजोरम में स्थित है। नदियों द्वारा उबड़ खाबड़ प्रकार का एक क्षेत्र है, बनाया गया क्षेत्र है। एमपीपीएससी 2022 का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये पूछा गया है मेलोसिस बेसिन किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। मेघालय की पहाड़ियों को क्रम से बताओ, तो देखिएगा मेघालय में अगर पहाड़ियों की बात करें तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है गारो, और गारो के बाद जो पहाड़ी है उसका नाम है खासी, गारो, खासी और जयंतियाँ। ये 3 पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर स्थित है। जयंतियाँ, 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 ठीक है। तो ये 3 पहाड़ियाँ हैं। इसके और आगे जाएंगे तो गारो, खासो, जयंतियाँ और मिकेर पहाड़ी भी है। फिर इसके बाद रेंगमा पहाड़ी भी है, लेकिन ये मेघालय में नहीं पड़ती, आगे निकल जाती हैं। असम में पड़ती है मिकेर पहाड़ी, और रेंगमा जो है ये नागालैंड मणिपुर के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लघु हिमालय का भाग नहीं है। तो देखिएगा हमने अभी जब इसको सॉल्व किया था तो हमने देखा हुआ है कि जो लघु हिमालय था वो मुख्यतः कैसे बना हुआ था, श्रेणियों के रूप में ऐसे जो है बन गया था। क्यों, क्योंकि नदियों द्वारा जो है क्षेत्र को काट दिया गया है। जैसे कि झेलम नदी अगर बात की जाए तो ऊपर से निकलती है, जो महान हिमालय से होकर के आती है, झेलम नदी इस प्रकार से आती है, और यहाँ पर जो है बहुत सारा ये क्या कर देती है, काट देती है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी घाटी का निर्माण कर देती है। इस घाटी का नाम होता है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी, इस घाटी का नाम होता है कश्मीर घाटी। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है, तो देखिएगा इसे समझ लेते हैं भाई। ये प्रश्न जो है मैप वाला है, आता है, पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर मैं हिमालय का हिस्सा बना रहा हूँ, इस हिस्से का नाम है क्या, ये हिस्सा है महान हिमालय, ठीक है। और ये जो टुकड़ों के रूप में हिस्से हैं, ये क्या, हम दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पर, ये जो यहाँ पर टुकड़ों के रूप में है, इस हिमालय को क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं, जो कि कई श्रेणियों में बटा हुआ है, मुख्यतः 4 श्रेणियों में। अब जो है ऊपर से एक नदी आती है यहाँ से, इस नदी का नाम क्या है, ये नदी है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है, इस नदी का नाम है झेलम नदी। और इस झेलम नदी के द्वारा जो है यहाँ पर घाटी का निर्माण किया जाता है। मैं घाटी को भी से डोनेट कर देता हूँ, और इस घाटी का नाम क्या है, इस घाटी का नाम है जो है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, तो समय को चिंता मत करिएगा भाई। अब कश्मीर घाटी में चीज़ों को समझिएगा। कश्मीर घाटी में जो है ये नदी ऊपर से आती है तो भाई बहुत तेज आती होगी, ऊंचाई से आती है, तो बहुत सारा मलबा लेकर के आती है। यहाँ पर जो ऐसे मलबा जमा देती है। इस जमे हुए क्षेत्र से जो है मैदान संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, करेवा भू आकृति कहते हैं, करेवा भूमि कहते हैं। या और ये करेवा भूमि जो है जाफरान की खेती के लिए जाना जाता है। किसके लिए, जाफरान की खेती, से केसर भी कहते हैं आप, केसर की खेती के लिए जाना जाता है।
ठीक है, अभी बताता हूँ कितने प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। ये नदी कौन सी है? झेलम नदी है। कश्मीर घाटी, ये श्रृंखला का नाम जो है, श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी है ये। और ये श्रेणी कौन सी है? ये धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है। ये जो है नाग टिब्बा श्रेणी है, ये नाग टिब्बा श्रेणी है, नाग टिब्बा। और ये जो है कौन सी है? महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है। ये महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल में पड़ती है। नाग टिब्बा की अगर बात करें तो ये भी कुछ हिमाचल प्रदेश और नेपाल में पड़ती है, यानी उत्तराखंड प्लस नेपाल में पड़ती है। धौलाधर जो है आपकी ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। और पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाती है। अब देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ। एक प्रश्न पूछा गया है कि जो कश्मीर की घाटी है, कश्मीर घाटी किन के मध्य में स्थित है? किन के मध्य में बताएंगे आप? क्या बताएंगे? पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये हो गई पीर पंजाल श्रेणी, ऊपर हो गया महान हिमालय, तो यहीं पर जो है ऊपर से झेलम नदी आती है, घाटी का निर्माण करती है। तो ये प्रश्न आ जाता है कश्मीर घाटी किन के मध्य में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो सिंपल सा ऑप्शन में रहता है जम्मू कश्मीर में। अगर श्रेणी का नाम पूछ ले तो, या फिर यूं पूछ ले कि किन के मध्य में है, तो पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य में पाई जाती है। कश्मीर घाटी को प्रश्न आता है किस श्रेणी पर स्थित है या किन के मध्य में है, किस नदी द्वारा बनाई जाती है? तो झेलम नदी द्वारा बनाई जाती है। ये करेवा भू आकृति किसके लिए विख्यात है? केसर की खेती के लिए। तो यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनका कई बार जो है क्रम पूछ लेता है कि भाई पूरब से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए, या फिर मतलब पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर। ये 4 श्रेणियां दी हुई हैं ना, तो इन्हें ऐसा क्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो चीजें कैसी भी व्यवस्थित करते रहते हैं, अगर आप जो है समझ लेते हैं। प्रश्न पूछा गया कौन सा भाग नहीं है, तो देखिएगा पीर पंजाल भी है, नाग टिब्बा भी है, धौलागिरी। देखिएगा कंफ्यूज हो गए ना, ये धौलागिरी है। क्या है? ये धौलागिरी है। और यहाँ पर जो श्रेणी है क्या है? धौलाधर है। धौलागिरी क्या है? तो आप कहेंगे यह एक जो है पर्वत की चोटी है। और ये चोटी किसकी है? महान हिमालय की चोटी है, हमने पढ़ा हुआ था। कहता कौन सा भाग नहीं है, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या बताएंगे कि धौलागिरी जो है ये महान हिमालय का हिस्सा है, इसका नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न, यही सारे प्रश्न आते हैं बार बार। लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अब देखिएगा, जो ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो ये लघु हिमालय है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? घास के बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? जो लघु हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, इन मैदानों को ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कुछ और कहते हैं और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में कुछ और कहते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में इन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो चलिए इनको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे जो हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां पाई जाती हैं, तो उन घाटियों को लेकर के प्रश्न बनता है। चलिए देखेंगे आगे। कहाँ पहुंच गए भाई? लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे आप? आप बताएंगे, देखिए एक तो इन्हें बुग्याल भी कहा जाता है, बुग्याल पयार भी कहते हैं, बुग्याल या पयार भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें जो है मर्ग भी कहा जाता है, मर्ग। दून तथा दुआर घाटियां, अब देखिएगा ऊपर सबसे ऊपर क्या हो जाएगा आपका? महान हिमालय हो गया। महान हिमालय के नीचे क्या हो गया? लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय के बीच में जो है, लघु हिमालय के बाद क्या है? शिवालिक हिमालय है। और इनके बीच में यहाँ पर जो है बहुत सारी घाटियां देखने को मिल जाती हैं। उन घाटियों को ध्यान रखिएगा, उन घाटियों को क्या कहते हैं? लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में पाई जाते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, किन के मध्य में जो है दून और दुआर घाटियां पाई जाती हैं? तो इनके मध्य में पाई जाती हैं। तो लघु और शिवालिक हिमालय के ये मध्य में पाई जाती हैं। दून, जैसे कि देहरादून जो है आपका दून घाटी का ही उदाहरण है। दुआर जो है हरिद्वार, जैसे हम बात कर सकते हैं कि देहरादून
किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पर हम देहरादून की बात कर सकते हैं, तो इसी घाटी का उदाहरण है। और द्वार घाटी का जो उदाहरण है वो क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार, ठीक है। आगे बात करते हैं मसूरी कहाँ स्थित है, तो मसूरी यह उत्तराखंड में स्थित है, एक हिल स्टेशन है, जैसे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है। लघु हिमालय की श्रेणियां पूर्व से पश्चिम तक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, तो अपन ने जो है देख चुके हैं। कैसा पूछ रहा है आपसे कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में जो है पूछ रहा है, तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में, तो ये महाभारत श्रेणी है, नाग टिब्बा है, धौलागिरी है और ये पीर पंजाल है। पूर्व से पश्चिम यानी इस प्रकार से क्रम पूछ रहा है, तो आप इन्हें व्यवस्थित कर दीजिएगा। हिमालय श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है, ध्यान रखिएगा, कुल 13 राज्यों में है। 11 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेशों में है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। हिमालय की वनस्पतियों में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चीड़ वनस्पति पाई जाती है, स्प्रूस, देवदार जैसी ये कहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जैसे अभी आया हुआ था, यूजीसी नेट में आया हुआ था पर्यावरण के अंतर्गत की, एक तरफ देवदार दिया हुआ था, एक तरफ सागौन वन दिया हुआ था, एक जो है कटीले वन दिया हुआ था, एक अल्पाइन वन दिया हुआ था, तो उन्हें जो है मिलाना था कि कहाँ से कहाँ पर हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, अगर एक दो ऑप्शन नहीं पता है ना तो बन जाता होता। अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिएगा यह बर्फीले क्षेत्रों में जो है ज्यादा करके देखने को मिलते हैं अल्पाइन वन। अब बर्फीले क्षेत्र वाला आपको ऑप्शन ढूंढना होता है, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, लद्दाख भी हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। एमपीपीएससी का प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से वन नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन अल्पाइन वन था। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया। कुल्लू कांगड़ा घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वो जो हमने श्रेणी पढ़ी हुई थी ना, एक श्रेणी में क्या बनी थी, कश्मीर घाटी बनी हुई थी। उसके आगे एक कौन सी थी श्रेणी, जिसका नाम था धौलाधर श्रेणी। तो धौलाधर श्रेणी में ही कुल्लू घाटी का निर्माण होता है, सतलज नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। कौन सी नदी के द्वारा, जैसे अपन थोड़ी से में चाहिए चीजें समझ लेते हैं। महान हिमालय कौन सी, ये क्वेश्चन देखा हुआ था यहाँ पर। जैसे ये श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, और धौलाधर श्रेणी में जो है ऊपर से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम जो है सतलज नदी है। क्या नाम है, सतलज नदी। और सतलज नदी के द्वारा यहाँ पर कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण किया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे अपन को चीजें क्या करनी होती हैं, लिंक करनी होती हैं। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। करेवा भू आकृति कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगली बात करते हैं, कश्मीर घाटी किस नदी द्वारा बनी है, तो आप क्या बताएंगे कि झेलम नदी द्वारा जो है क्या किया गया है, कश्मीर घाटी का निर्माण किया गया है। चलिए अगले बढ़ जाते हैं भाई, 10 प्रश्न हो पाए हैं, थोड़ा सा अपन जो है समझाएंगे, कम स्पीड बना लेंगे। चलिए प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो देखिए जब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वनों का कहाँ पाया जाता है, तो उमरिया जिला होगा, लेकिन उमरिया ऑप्शन में नहीं है, तो क्षेत्रफल में आपका बालाघाट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम अगर वन पूछे तो आपका जो है उज्जैन में देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, आपसे प्रश्न पूछे, चलिए आपसे प्रश्न पूछे, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा कि उज्जैन जो है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, देखिए प्रतिशत की बात की जाए तो उमरिया आपका हो जाएगा। सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ध्यान रखेंगे कि भिंड में जो है सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है, ध्यान रखना भिंड जिले में। सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी कहाँ पर हुई है, तो दमोह जिला में हुई है, ध्यान रखिएगा। कुल वन क्षेत्र में कमी या वृद्धि कितनी हुई है, तो देखिएगा मध्य प्रदेश में जो है कुल वन क्षेत्र में क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 371 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी देखने को मिलती है। वर्तमान में 70,073 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में वन देखने को मिलता है। कब, वर्तमान में इतनी कमी हुई है। अगली बात करते हैं, बोरी घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे कि यह होशंगाबाद जिले में स्थित है, और यह घाटी जो है सागौन के वनों के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश में, आपका जवाब होगा सागौन वन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में साल वृक्ष दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। कत्था किस वृक्ष से बनता है, तो खैर के वृक्ष से जो है छाल से जो है खैर वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है। और बीड़ी बनाने में कौन सा वृक्ष का उपयोग किया जाता है, तो तेंदू जो है, तेंदू के पत्ता से क्या बनती है, बीड़ी बनती है, तेंदू पत्ता। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगले प्रश्न में जो
आपसे पूछा जा रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिंपल सा जवाब होगा बालाघाट और मंडला जिले दोनों में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे कि 940 वर्ग किलोमीटर जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें गेट यानी कि दरवाजा कितने हैं, 3 गेट ध्यान रखिएगा, देखने को मिल जाते हैं। नया प्रश्न है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना क्या है, नया प्रश्न है, पूछा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो 3 गेट हैं, कौन कौन से। खटिया गेट, अच्छे से दिख नहीं रहा है, देखिएगा। एक गेट है जिसका नाम है खटिया गेट, खटिया गेट। एक गेट है जिसका नाम है मुक्की गेट, मुक्की गेट। और एक गेट है जिसका नाम है सरही गेट या सुराही गेट भी कह दिया जाता है, सरही गेट, ठीक है। तो ये जो है 3 गेट वहां पर दरवाजे देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नदी कौन सी जाती है यहाँ से, तो हालो नदी जो है, हालो, हालो और बंजर 2 नदियां जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाती हैं। विशेष जंतु ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है 12 सिंघा देखने को मिल जाएगा आपको। 12 सिंघा जो मध्य प्रदेश का क्या है, क्या है, राजकीय पशु है। स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1933 में एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है तो इसकी स्थापना अभ्यारण्य के रूप में 1933 में हुई थी, और यह राष्ट्रीय उद्यान 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। और यह टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब बना हुआ था, 1974 में से जो है टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था। शुभंकर क्या है इसका, शुभंकर जो है भूर सिंह, भूर सिंह दा, भूर सिंह दा 12 सिंघा जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, शुभंकर है। पूछा गया प्रश्न है एमपीपीएससी में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ऐसा शुभंकर जारी किया हुआ है। पर्यटक स्थल कौन से हैं, तो भाई यहाँ पर हालो घाटी देखने को मिल जाती है प्राकृतिक, और यहाँ पर जैसे बात करें तो हालो घाटी, बंजर घाटी, और बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे, 12 सिंघा देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्राकृतिक पर्यटक हैं यहाँ पर। अगली बात करते हैं अन्य जानकारी, तो ये ध्यान रख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। और दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे भाई, मुझे लगता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ को जो है अपन क्या कर लेते हैं, इसमें पेंच 1992 में जो है पेंच शामिल हो जाता है। पन्ना जो है आपका 1999 में शामिल हो जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी शामिल हो गया है। भाई रहने दीजिए, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बांधवगढ़ जो है इसमें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे। टाइगर प्रोजेक्ट के जो अरे जनक हैं विश्व में किसे कहा जाता है, तो गैनी मैनफोर्ड साहब हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, गैनी मैनफोर्ड। इन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है विश्व स्तर पर। भारत में जनक किसे कहते हैं, तो जो कैलाश साहब हैं, कैलाश सांखल्या जी जो हैं, कैलाश सांखल्या, सांखल्या, इन्हें क्या कहा जाता है भारत में जो है, कैलाश सांखल्या जी को क्या कहते हैं, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है। भारत में टाइगर कब लागू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, तो यह 1 अप्रैल को जो है लागू हुआ था। और वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को क्या किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में लागू किया गया था। और इस योजना के तहत टाइगर का शिकार करना जो है अपराध घोषित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में जो है टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू होता है, तो ये 1974 में लागू होता है। पहली बार जो है यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया था, लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में कुल कितने जो वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा 9 वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व हैं। और प्रथम की अगर बात की जाए तो कान्हा हो जाएगा। भारत में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं वर्तमान में, तो आप क्या बताएंगे, 58 बताएंगे। भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है। ये जो क्या है प्रथम नेशनल वो हो जाएगा, टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है।
मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी जिले में है, माधव नेशनल पार्क जो क्या है, ये नवीनतम अभी जो है इसे शामिल किया गया है। भारत का नवीनतम कौन सा हो जाएगा? वो भी 58वें नंबर का है, और वो कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान ही भारत का सबसे नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब का चयन कब हुआ था? देखिए, प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो इसका गठन 29 अगस्त को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त को जो है इसका गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। ठीक। और जबकि बाबा साहब भीमराव जी जो इसके अध्यक्ष बने थे वो 30 अगस्त के दिन बने हुए हैं, तो कभी गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिक्स डेट है, ध्यान रखना है। 29 अगस्त को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा जो थी वो क्या करती थी? विभिन्न प्रकार की बहुत सारी समितियां थी, उनमें से 9 बड़ी समितियां थी और 29 के लगभग जो है छोटी समितियां थी। उन समितियों के माध्यम से जो है कार्य करती थी। उसमें से एक समिति थी, इसका नाम था प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में देखिएगा कौन कौन से जो है यहाँ पर सदस्य देखने को मिलते हैं। कुछ जानकारी देखिएगा प्रारूप समिति के बारे में। आपसे पूछे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक अध्यक्ष और जो है 6 सदस्य हमें देखने को मिल जाते हैं। गठन इसका कब किया गया था, तो आप बताएंगे कि 29 अगस्त के दिन जो है क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था 1947 में। कार्य इसका क्या था? इसका कार्य था अंतिम प्रारूप बनाना, संविधान का अंतिम प्रारूप बनाना, संविधान का अंतिम प्रारूप क्या करना? बनाना क्या होता था? इसका कार्य होता था। देखिए, संविधान सभा की जब मेंस में चर्चा करेंगे तब आपको जो है वहां पर पूरी स्टोरी बताएंगे, और यहाँ पर जो है आप फैक्ट ही याद कीजिएगा, क्योंकि स्टोरी नहीं पूछ जाएगी प्रीलिम्स में। इसका कार्य क्या था? अंतिम रूप से प्रारूप बनाना। प्रारूप क्या होता है? खाका होता है, ड्राफ्ट होता है। अध्यक्ष कौन था? तो जो भीमराव जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। सदस्य की बात करें तो इसमें कुल जो कितने थे? 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष हो गए भीमराव अंबेडकर जी, और 6 सदस्यों की अगर बात करेंगे कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान में बनाए गए अधिनियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये ठीक है, रहने दीजिएगा। यहाँ देखिएगा इसके जो चेयरमैन हो जाएंगे यानी कि अध्यक्ष हो जाएंगे वो भीमराव साहब हो जाएंगे। फिर पूछे इसमें जो सदस्य थे वो कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। एक सदस्य क्या थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, तो गोपाला स्वामी अयंगर। फिर दूसरे सदस्य जो हैं वो कौन से हो जाएंगे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे। और बात करेंगे चौथे सदस्य की, तो बात करेंगे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे, जिन्हें आप शॉर्ट में के.एम. मुंशी पढ़ते हैं, के.एम. मुंशी हो जाएंगे। फिर जो है एन माधव राव थे, बाद में इनकी जगह पर बी.एल. मित्तर आए हुए थे। और फिर जो है आपके सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। एकमात्र अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे। डी.पी. खेतान साहब जो है ये 7वें नंबर के सदस्य थे, और जो है इनकी जगह पर ये क्या हुए थे? स्थानांतरित हुए थे। तो ये 7 सदस्य आपको ध्यान रखना है। अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कृष्ण जी हो जाएंगे, और यहाँ पर भी जो है माधव कृष्ण जी हो जाएंगे, यहाँ कन्हैया कृष्ण जी हो जाएंगे, यहाँ भी कृष्ण जी हो जाएंगे, यहाँ पर गोपाला स्वामी कृष्ण जी हो जाएंगे। इसके अध्यक्ष तो भीमराव जी हैं, सभी को याद हो जाएंगे। और तो एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, बाकी सब कृष्ण जी थे। ऐसा आप जो है क्या कर सकते हैं? ध्यान करके ऑप्शन अपना ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका अन्य नाम की अगर बात करें तो इसे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप को जो है इंग्लिश में ड्राफ्ट ही बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसे जो है पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसे जो है मसौदा समिति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मसौदा समिति भी कहा जाता है। चलिए पढ़ जाते हैं आगे और 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। देखिए, संविधान सभा के अगर सचिव की बात करेंगे तो एच.बी.आर. अयंगर साहब जो है संविधान सभा के ये हमें सचिव देखने को मिलते हैं। प्रेम बिहारी रायजादा जो है इन्होंने संविधान के लेखन का कार्य किया हुआ था। बी.एन. राव जो है संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे, बहुत बड़ा योगदान है बी.एन. राव का। तो वास्तविक प्रारूप जो है ये पहली बार इन्होंने ही बनाया हुआ था। 247 अनुच्छेद थे इसमें। हालांकि ध्यान रखिएगा, कभी गलती मत करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और बी.एन. राव साहब जो है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखना। बी.एन. राव जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
एल एन मुखर्जी, ये जो है ध्यान रखिएगा संविधान के प्रमुख प्रारूपकार। अगर आपसे पूछ ले कि प्रमुख प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये एल एन मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। बाद में भीमराव जी द्वारा अंतिम रूप से प्रारूप जो है बनाया गया था। चलिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछे कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार क्या थे। देखिएगा क्या पूछ रहा है, बहुत 100% गलती होने के चांस हैं। भीमराव जो है ऑप्शन में लगा देंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संविधान के मुख्य प्रारूपकार पूछे तो कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, एल एन मुखर्जी जो है संविधान के प्रमुख प्रारूपकार है। ठीक है, अगली बात करें, भारतीय संविधान के मुख्य सुलेखक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, मतलब लिखने का जिसने कार्य किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण द्वारा किया गया था। प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा क्या किया गया था, इनके लेखन का कार्य किया गया था। ध्यान रखिएगा इनकी राइटिंग जो है बहुत अच्छी थी, तो इसलिए इन्होंने लिखा हुआ था। इसका चार्ज नहीं लिया हुआ था लेखन का, ध्यान रखेंगे। डिजाइन किसने किया हुआ था, तो नंदलाल बोस द्वारा जो क्या किया गया था, नंदलाल बोस द्वारा क्या किया गया था, संविधान की डिजाइन करने का कार्य, जो उसमें आकृतियां विभिन्न प्रकार सजावट है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जो है एस एन सिन्हा साहब जो है क्या थे इसके, एस एन सिन्हा साहब जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। उपसभापति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसके उपसभापति जो है बी टी कृष्णामचारी। यह जो है देशी रियासतों के लिए क्या थे, उपसभापति थे। और जो ब्रिटिश भारत के लिए उपसभापति थे उनका नाम था फ्रैंक जे एंथोनी। एमपीपीएससी 2020 का पेपर जो है उठा करके देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम उपसभापति कौन थे, तो ये जो है ब्रिटिश भारत के लिए बने हुए थे। चूंकि बीटी कृष्णामचारी ऑप्शन में नहीं था, तो यही जो है आपका सही होने वाला था। मैंने पहली बार जब पेपर दिया था तो अजीब लगा था कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं। चलिए मुख्य सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव साहब जो है संविधान सभा के क्या थे, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव जो है इनका पूरा नाम है, ये क्या थे, संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। सांसद, देखिए संविधान सभा जो है संसद के रूप में भी कार्य करती थी, और जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी, ध्यान रखेंगे जी.वी. मावलंकर के द्वारा जो है संसद के रूप में अध्यक्षता की जाती थी। और संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता कौन करता था, राजेंद्र प्रसाद करते थे। जी.वी. मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो आप बताएंगे कि 1946 से मार्च 1946 में किया गया था। संविधान सभा गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, कैबिनेट। ये भी एमपीपीएससी 2022 से 23 का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो सभी प्रश्न जो भाई अपने दिमाग में है ना, यकीन मानिएगा मैं सब किताब से चीजें नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे जो है बहुत इनकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ बार बार जो है, तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पर सिर्फ देने के लिए एक, जब चीज़ें दिमाग में होती हैं तभी जो है यहाँ पर निकल पाती हैं। बाकी सब कुछ बनाना जो है किताबों से इतना सारा लिखना संभव नहीं होता, जैसे याद होगा वही कर सकता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई इतने फैक्ट आपको किसी भी यूट्यूब में जो है कहीं भी एमपीपीएससी के लिए नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है जब चीज़ें दिमाग में होती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल कुल 4 ऐसे राज्यपाल हैं जो कहीं मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपसे पूछे कौन कौन से हैं, तो एक व्यक्ति हैं जो हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं, एक व्यक्ति हैं जो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, और 2 व्यक्ति हैं जो यूपी में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यहाँ पर जो है राम नरेश जी हो जाएंगे, राम नरेश प्लस राम प्रकाश, ये 2 व्यक्ति क्या हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। गुजरात में जो है आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। हरियाणा में बात करें तो जो भगवत दयाल शर्मा जी हैं, भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ये 4 नाम है, बार बार भाई घुमा फिरा करके पूछता रहता है। ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो भगवत दयाल शर्मा रहे हैं, राम नरेश यादव रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ए और डी हो जाएगा। बलराम झाकड़ ध्यान रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं, अपन जो है इन्हें आसानी से कर लेंगे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हुए तो वो कौन थे, अभी देखा हमने, वी.डी. शर्मा साहब जो है ये क्या थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप क्या बताएंगे कि जो सीतारमैया जी हैं, पूरा नाम इनका पट्टा भी सीतारमैया है, तो ध्यान रखेंगे।
प्रथम महिला कौन थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जो राज्यपाल है वो कौन है? सरला ग्रेवाल जी जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। सर्वाधिक समय तक जो है राज्यपाल मध्य प्रदेश में कौन रहा है? तो आप बताएंगे हरि विनायक पाटस्कर जी जो है, हरि विनायक पाटस्कर, एच बी पाटस्कर इन्हें बोल देते हैं। सबसे कम समय तक राज्यपाल जो रहे हैं वो पट्टाभी सीतारमैया जी जो है यही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम जो रहे हैं तो ऐसे राज्यपाल हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, एक राम नरेश यादव हो जाएंगे और एक राम प्रकाश गुप्ता हो जाएंगे। चलिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम है बलराम झाकड़। बलराम झाकड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं। गुजरात के जो सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, पद पर मृत्यु जिनकी हुई हो तो ध्यान रखिएगा, तो वही इनमें अगर बात की जाए तो राम नरेश यादव भी हैं। ठीक है, राम नरेश यादव हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है लालजी टंडन, अभी जो 2019 या 23 में इनका क्या हुआ था, डेथ हुआ था, तो लालजी टंडन, तो इनकी भी जो है पद पर रहती हुई डेथ हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी, सब क्या बात कर रहे हो भाई, अध्यक्ष नहीं मतलब यहाँ पर हुआ सदस्य, संविधान सभा के भी सदस्य रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो उनमें से नाम अगर देखेंगे तो एक नाम तो हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया, कौन हो जाएंगे? सीतारमैया। एक हो जाएंगे सीएम पुनाचा, सीएम पुनाचा ये राज्यपाल रह चुके हैं और अध्यक्ष भी, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तीसरा नाम जो है ध्यान रखना है केसी रेड्डी, केसी रेड्डी। और जो चौथा नाम आपको ध्यान रखना है हरि विनायक पाटस्कर, हरि विनायक पाटस्कर। ठीक है, तो ये चार लोग ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। सभी प्रश्न भाई आ चुके हैं, ध्यान रखना, उठा करके देख लेना, एमपीपीएससी के सभी एग्जाम हर प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आसियान को लेकर के जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 5 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन, इकोनॉमी है और इकोनॉमी में जो है लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि संगठन प्रमुख है, जिसमें G20 है, आसियान है, तो एक एक करके उनके क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को क्या हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी। और यह आपसे पूछे कोई क्या है तो यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या है? संगठन है जो कि विभिन्न देशों के मध्य में क्या करता है? अपना अच्छे संबंध स्थापित करता है और संबंध के माध्यम से लाभ के लिए काम करते हैं, एक दूसरे का भला करते रहते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ, पूरा नाम है इसका, कभी नहीं पूछा गया अभी तक किसी भी एग्जाम में, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऐसा मतलब दक्षिण पूर्वी राज्यों का समूह है। जैसे कि मैं यहाँ पर विश्व का मानचित्र छोटा सा अगर बन जाए मुझसे, तो अगर बनाऊं तो यूं मानिएगा जापान वगैरह ये, और ठीक है वहाँ क्या करना है अपन को, तो दक्षिण पूर्वी ये श्रीलंका हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया हो जाएगा, ये इंडोनेशिया, और ये क्या बोलते हैं इनको, फिलीपींस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है और यहाँ पर ये जापान वाला हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ का जो है क्या है, ये संगठन है एक है, जो दक्षिण है, ये दक्षिण और पूर्व है। तो यहाँ के जो देश हैं, इतने देश, इन देशों के बीच में बढ़िया अच्छे संबंध बने रहे, व्यापार वाणिज्य होता रहे, इनके लिए ये काम करता है। वो कौन सा संगठन है? आसियान नाम का संगठन है और इसका मुख्यालय जो है यहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में जो है क्या स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका जो है सदस्य नहीं है। स्थापना हो गई, मुख्यालय हो गया। इसकी बैठक की बात करें तो यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है मलेशिया, अभी करंट अफेयर में है ये। मलेशिया में क्या हुई है, इसकी हाल ही में बैठक हुई है, यानी कि 22वें नंबर की। मलेशिया की राजधानी जो कुआलालंपुर है वहां पर इसकी बैठक हुई है। आसियान का मुख्यालय पूछ रहा है, जाकार्ता सही हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी है क्या? मनीला। और मनीला में किसका मुख्यालय स्थित है, बता सकते हो क्या? तो मनीला में जो है आई थिंक मनीला जो है यहाँ पर एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, वो दिया जाता है मनीला में। चलिए प्रश्न और देख लेते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें होंगी। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? 8 अगस्त 1967 को क्या हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी। फिर आपसे पूछे कि आसियान क्या है, तो भाई मैं सिंपल से बात करूंगा कि यह है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह एक संगठन है।
ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जिसका नाम है जाकर्ता, वहां पर इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य कितने हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 11 सदस्य हैं। क्या भारत इसका सदस्य है, तो इसका भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। नवीन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो अभी अपन ने देखा हुआ है कि मलेशिया में जो है इसका नवीन सम्मेलन हुआ है। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलमपुर। कुआलमपुर में जो है क्या है, ये बैठक हुई है, 22वें नंबर की हुई है, 22वें नंबर की। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो 11वें नंबर का जो सदस्य देश है आसियान का, उसका नाम है तिमोर लेस्ते। क्या नाम है, तिमोर लेस्ते। आगे बढ़ जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आप क्या बताएंगे कि ऑसबोर्न स्मिथ जो है इसके क्या थे, प्रथम गवर्नर थे। और 1935 का अधिनियम था, उसमें क्या है इसकी स्थापना की जाती है यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, या यूं कहे से शाही आयोग भी कहा जाता है, रॉयल कमीशन इंग्लिश में कह देंगे, तो शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में होता था, बाद में जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, मुंबई में बनाया गया। प्रथम भारतीय, अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। उर्जित पटेल ये 2016 में जो है गवर्नर थे, और इनके समय पर क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी। क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी। शक्तिकांत दास अभी ये 25वें नंबर के गवर्नर थे, और इनके बाद जो है वर्तमान में अगर गवर्नर की बात करेंगे आरबीआई की, तो वो कौन है, संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में क्या है, गवर्नर है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, यही सब प्रश्न आ जाएंगे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, सीडी देशमुख साहब जो है क्या ये प्रथम भारतीय गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो आप बताएंगे कि रॉयल कमीशन या यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। सीआरआर क्या है, तो इसे जो है भाई साहब, ये आरबीआई क्या करती है, विभिन्न प्रकार के मुद्रा के उपकरण अपनाती है, और उन उपकरणों के माध्यम से जो है बाजार में पैसा रुपया घटाती बढ़ाती रहती है, ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया जाता है कि आरबीआई क्या कर देती है, हर बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई आपको इतना कैश क्या करना है, रिजर्व करके रखना है। ठीक है, वो रेशियो को या अनुपात को क्या है, घटाती बढ़ाती रहती है। इससे क्या होता है कि बाजार में पैसा घट जाता है। जब इतना ज़्यादा रिजर्व कर दिया जाएगा पैसा, तो बाजार में घट जाएगा। जब पैसा घट जाएगा बाजार में, तो क्या होगी, चीज़ें जो महंगी हैं वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जब मुद्रा ज़्यादा बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। एसआईआर क्या होता है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, रेट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में मैं शुद्ध करूं तो संवैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, अनुपात। तो संवैधानिक रूप से जो है रिजर्व बैंक क्या कर देती है कि कुछ बैंकों को निर्देश देती है कि इतना रुपया आपको रखना है। तो कई प्रकार के उपकरण हैं आरबीआई के। आरआर क्या होता है, ये रेपो रेट बोलते हैं इसे, रेपो रेट। अब जैसे क्या होता है कि बैंक जो है, कोई बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है, तो उसमें जो ब्याज की दर लगती है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। किसके लिए, अल्प समय के लिए। रिवर्स रेपो रेट होती है, ये क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये भी जो है एक प्रकार की ब्याज दर है, जो भी इन बैंकों और उनके संबंध में लगती है। मेंस में देखेंगे भाई, इनके मौद्रिक नीति के सभी उपकरण हैं, तो इनको आपको पूरा नाम इनके क्या कर लेने हैं, ध्यान कर लेने हैं। तो वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो आप क्या बताएंगे कि संजय जो मल्होत्रा जी हैं, संजय मल्होत्रा, ये क्या है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए, वित्तीय मूल्यांकन समिति एमपीपीएससी 2022 का प्रश्न है कि रिजर्व बैंक की जो वित्तीय मूल्यांकन समिति बनती है, उसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसमें जो आरबीआई के क्या होते हैं, एक तो इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, डिप्टी गवर्नर प्लस जो है भारत सरकार का जो
वित्तीय मामला होता है, क्या होता है, वित्तीय मामलों के जो सचिव होते हैं वो क्या होते हैं, इसके एक सदस्य होते हैं, तो इनकी अध्यक्षता सदस्यता में बनती है। ये ऑप्शन था आपके उसमें प्रश्न में। अब देखिएगा सतत विकास की बात कर लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एसडीजी सूचकांक में, ये 2025 का सूचकांक है, एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का कुल कितना स्कोर है। तो बात करें तो भारत ने 99 स्कोर हासिल किया हुआ। ये पहली बार है कि भारत टॉप 100 के, मतलब 100 के अंदर स्कोर आया हुआ है। चलिए कुछ देख लेते हैं बातें इनके संदर्भ में। सतत विकास जो है, आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा कि 1983 में किया गया था। फिर पूछे कि सतत विकास की अवधारणा पहली बार कब आई हुई थी, तो ये 1987 में आई हुई थी। क्योंकि इसे आयोग ने, जो यह आयोग है, इसने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट का नाम था, और अभी आगे प्रश्न आएगा उसमें देख लेंगे। तो ये आयोग जो है, इसी आयोग को क्या कहते हैं, ब्रिटलैंड आयोग कहते हैं। इसी को तो कहा जाता है ब्रिटलैंड आयोग। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था ग्रो हरलैम ब्रिटलैंड, उनकी अध्यक्षता में जो आयोग बना हुआ था। सतत विकास की अवधारणा पहली बार कब आई थी, 1987 में। ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इसी रिपोर्ट में जो है यह अवधारणा आई हुई थी। उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हम सबका साझा विकास। कुल एसडीजी विकास लक्ष्य कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी के सिलेबस में सीधा दिया हुआ विज्ञान वाले यूनिट में एसडीजी सतत विकास लक्ष्य, तो कुल 17 लक्ष्य हैं, ध्यान रखिएगा। कुल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये जो है एमडीजी हैं, ये कितने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 8 हैं। भारत में सतत विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप क्या कहेंगे कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा सतत विकास लक्ष्य लागू नहीं होता, तो 14 नंबर का जो एसडीजी है, क्या एसडीजी जो 14 है वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि यह तटीय राज्यों में लागू होता है और मध्य प्रदेश में तट नहीं है, वो एक भूमि आबद्ध राज्य है। एसडीजी 1 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि गरीबी की पूर्णता समाप्ति, गरीबी की समाप्ति बात की गई है कि गरीबी नहीं होगी, उसको मिटाने का लक्ष्य रखा गया है एसडीजी 1 में। एसडीजी 2 में लक्ष्य रखा गया है कि भूखमरी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, भूखमरी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी 3 में जो है क्या रखा गया है, इसमें जो है गरीबी, भूखमरी, और इसमें जो रखा गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी एजुकेशन कह सकते हैं, गुणवत्ता शिक्षा। तो हाथ दर्द करने लगा है लिखने में। एसडीजी 12 जो है, इसमें कहा गया है जिम्मेदारी के साथ उपभोग, क्या कहा गया है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग। याद करना पड़ेगा, हर बार जो है प्रश्न आता है एसडीजी से एमपीपीएससी में, तो 17 के 17 लक्ष्य जो है आपको रटने हैं। अगली बात करते हैं, पोला जनजातीय परंपरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये पोला जो प्रथा है, यह है, पता है किससे संबंधित है, आप लोगों ने इसे कभी न कभी देखा होगा। ये हाथी पूजा से संबंधित है। जो लक्ष्मी पूजा करते हैं ना महालक्ष्मी के दिन, तो वैसी ही जनजातियों में पूजा होती है, तो उसे पोला प्रथा कहा जाता है। तो पोला जनजातीय परंपरा किससे संबंधित है, हाथी पूजा से। सुअर पूजा आपने पढ़ा हुआ है, गोंड जनजाति का लारू काज उत्सव, लारू काज उत्सव में क्या किया जाता है, सुअर पूजा की जाती है। वृक्ष पूजा बहुत से हैं, जैसे साल वृक्ष की पूजा की जाती है, उनमें जो है बूढ़ा देव रहते हैं उनके। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न में जो है बहुत सारी परंपराएं कर लेंगे अपन। हाथी बैंडो प्रथा, ध्यान रखिए किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है, और यह किस में प्रचलित है, भील जनजाति में प्रचलित है। भील जनजाति में जब कोई घर में शादी नहीं करता ना लड़का लड़की की, तो वो क्या कर देते हैं कि घर से चले जाते हैं दोनों, और एक पीपल या कोई पवित्र वृक्ष के घेर घेर जो घूम जाते हैं घेरा लगा करके, उसी को क्या कहा जाता है, हाथी बैंडो प्रथा कहा जाता है। दापा प्रथा जो है, यह भी विवाह से संबंधित है, एक प्रकार की दहेज प्रथा है, और इस प्रथा में जो दहेज कौन देता है, लड़का वाला देता है, ध्यान रखिएगा। हलमा प्रथा जो है, यह सहयोग की प्रथा है, एक प्रकार की, मतलब कि सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं, सहयोग की प्रथा है। और खास तौर से बात करें तो इसमें जैसे कि जब बरसात का समय होता है तो सभी लोग मिलकर के बांध तालाब ऐसे बनाते हैं। तो ये प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी में, किससे संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है, ऐसा ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण से। सुपा तुमा प्रथा क्या है, तो भाई ये झाड़ फूंक की प्रथा है, किसकी है, मतलब झाड़ फूंक, जानते हो ना झाड़ फूंक,
इसमें जो है तांत्रिक आता है, झाड़ फूंक करता है, भूत भगाता है, वो क्या है, सुपातुमा प्रथा कहलाती है। चिथौड़ा विवाह किस में चलता है, किस जनजाति में, तो कोरकू जनजाति में जो है चिथौड़ा विवाह प्रचलित है। चिथौड़ा दरअसल कोई और नहीं होता है, ये मध्यस्थ होता है। क्या होता है, मध्यस्थ, जो कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, फूफा जी होते हैं। घोटुल प्रथा, घोटुल प्रथा की बात करें तो घोटुल प्रथा जो है यह यौन शिक्षा की क्या है, एक प्रथा है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या होता है, युवा ग्रह होता है। क्या होता है, युवा ग्रह। और घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, ये मुड़िया जनजाति में, मुड़िया, मुड़िया जनजाति में। गोंड में भी है, बहुत से उसमें है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो मुड़िया में उसे घोटुल प्रथा कहते हैं। दसमानी प्रथा की बात करेंगे तो ये गोंड जनजाति की एक प्रथा है और किससे संबंधित है, मृत्यु संस्कार से संबंधित है, जिसमें मृत्यु के 10वें दिन में जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। अगली बात करते हैं, प्रश्न है आपसे यूनिट 10 के अंतर्गत के ये प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बात की गई है, तो ये आर्टिकल 46 जो है आपका सही हो जाएगा। 44 में जो है ट्रिपल सी है, यानी कि कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। 45 में भी जो है शिक्षा की बात की गई है, लेकिन वो जो है सभी वर्गों के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 47 में जो है मादक पदार्थ, दारू, मादक पदार्थों को रोक लगाई गई है कि सरकार जो है ऐसे पदार्थों पर रोक लगाएगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर 247 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये पंचायत में जो है आरक्षण से संबंधित है। जनजातियों का या एससी का, बोले कि आरक्षण की बात करेंगे तो वो दोनों के लिए है, जो भी प्रावधान है एससी एसटी दोनों के लिए है, तो एसटी का हमारे सिलेबस में है तो दोनों के लिए माना जाएगा वो। तो पंचायत में जो है आरक्षण की बात करें किस अनुच्छेद में है, 243D में पूछा गया है, एमपीपीएससी में ये भी पूछा गया है। ये नगर पालिका में, अगर आपसे पूछे नगरीय निकायों में आरक्षण कहाँ पर दिया गया है, तो 243T में। देखिए 2020 में पूछा गया था ये एमपीपीएससी में, ये 23-24 का प्रश्न है। 16(4) में क्या है, तो आपसे पूछे कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे कि 16(4) में किया गया है। 29 में पूछे तो इन्हें अनुसूचित जनजातियों को अपनी भाषा और संस्कृति को जो है बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। 330 में अगर बात की जाए तो लोकसभा में जो सांसद जी होते हैं तो इनको आरक्षण दिया गया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्या होंगे, सांसद होंगे, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। 332 में जो है जो विधानसभा सीटें क्या दी जाती हैं, विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है विधायकों को, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के। 338 में क्या है, इसमें जो अनुच्छेद 338 में अगर देखेंगे तो अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, एससी आयोग है। 338 में क्या है, एससी आयोग है, और 338A में क्या है, एसटी आयोग है, ठीक है, एसटी आयोग की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में जो है जनजातीय क्षेत्रों के जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से, एएमटीएम, एएमटीएम, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं, 6वीं अनुसूची में है ये एएमटीएम। 5वीं अनुसूची में जो बात किया गया है, 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है इसमें, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है और इनका प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में होता है। अब जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर को हैकर से बचाने हेतु क्या इंस्टॉल करना चाहिए, फायरवॉल को जो है इंस्टॉल करना चाहिए। भाई जो है अपन थक गए हैं, ठीक है, तो अपन फटाफट करते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं। प्रथम वायरस, अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का प्रथम वायरस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, क्रीपर जो है कंप्यूटर का प्रथम वायरस है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वायरस का जो पूरा नाम होता है भाई, इंग्लिश से लिखो हिंदी से, चलिए, वाइटल इंफॉर्मेशन वायरस, इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, तो वाइटल हिंदी से लिख लीजिएगा भाई, याद रखना चाहिए। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज क्या है, ये वायरस का प्रभाव क्या होता है, भाई प्रभाव क्या होता है, एक तो पहली बात जो है यह स्पेस खा जाता है, जो कंप्यूटर का स्पेस होता है उसमें कमी कर देता है, गति प्रभावित होती है। इसके अलावा क्या है, कई बार जो है फाइल को
क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि वो फाइल डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये काम होते हैं। कंप्यूटर में कैसे प्रवेश करता है, तो विभिन्न चीज़ों से, जैसे कि कुछ आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कोई हार्डवेयर ऐप्स डाउनलोड कर देते हैं, कोई अलाउ करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखना, लेकिन हो सकता है भाई कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं प्रश्न, जैसे कि बहुत बढ़िया प्रश्न आ गए, तो चीज़ें ध्यान रखिएगा। कीलॉगर क्या है, ये एक प्रकार का वायरस है, ध्यान रखिएगा, जासूसी वायरस है, जासूसी वायरस है कीलॉगर। और अगर देखेंगे तो जैसे आप क्या है, कई बार एटीएम में ऐसे वायरस लगा दिए जाते हैं, तो आप जैसे एटीएम में पासवर्ड डालते हैं तो की बोलते हैं, पासवर्ड के जो बटन होती है उन की को क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड करते होते हैं ये वायरस, तो आपको उनको पता चल जाता है कि आपका पासवर्ड ये है। अगली बात करते हैं एडवेयर, तो ये भी एक प्रकार का वायरस है जो कि बार बार क्या करता है, एड दिखाने का कार्य करता है। कुछ जैसे सोशल साइट में जाओ, देखो वहां पर वेबसाइट वगैरह, तो ये बार बार आता रहता है। वायरस और मालवेयर में क्या अंतर होता है भाई, मालवेयर जो है क्या है, ये बहुत बड़ा चीज है, मतलब कहेंगे वायरस जो है मालवेयर का एक प्रकार है। तो मालवेयर क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं मालवेयर के, बहुत सारे इसके अंतर्गत जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मालवेयर का एक प्रकार होता है वायरस, क्या है, तो वायरस जो है मालवेयर का एक प्रकार है। इसी प्रकार से मालवेयर का एक प्रकार है वॉर्म है। इसी प्रकार से मालवेयर का एक प्रकार है ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसी प्रकार से मालवेयर का प्रकार है एडवेयर, एडवेयर भी मालवेयर का ही प्रकार है। इसी प्रकार से मालवेयर का जो है स्पाईवेयर, बहुत से मतलब मालवेयर का प्रकार है, एक प्रकार का वायरस जो है मालवेयर के अंतर्गत आता है। वायरस क्या है, तो भाई क्या बोलेंगे इसको, वायरस क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ये कैसा है, दुर्भावनापूर्ण या द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं होता है, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, यह दोस्तपूर्ण प्रोग्राम होता है। वायरस से सुरक्षा हेतु क्या कर सकते हैं भाई, बहुत से काम है, जैसे कि एक फायरवॉल सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, फायरवॉल सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा एंटीवायरस हो जाएगा प्रोग्राम, एंटी वायरस। और इसके अलावा खुद के स्तर पर जागरूकता हो सकती है कि चीज़ें सतर्क रहे, फालतू की लिंक न खोलें। ठीक है, तो ये काम हो सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, और आगे है अपना पास में, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो आप कहेंगे कि मलेरिया जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। मलेरिया जो है एक यह है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है, किससे, प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाला रोग है, जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है। तो यह जो है हैजा, देखिएगा भाई गजब का प्रश्न आया हुआ था यूजीसी ने, मुझे ध्यान आ गया, हैजा की खोज किसने की हुई थी। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे मलेरिया बस का पता था कि किसने खोज की हुई थी, और टाइफाइड की भी खोज किसने की हुई थी, ये मतलब सूची आ गई, तो हालांकि मलेरिया से मिल गया था, तो दो ऑप्शन अपने क्रॉस हो गए थे, फिर जो है मैंने 50% में उसमें तुक्का लगा दिया। तो मलेरिया जो है, हैजा की बात करें तो विब्रियो कोलेरी नाम के जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होने वाला रोग है, बुखार होती है एक प्रकार की। निमोनिया जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम के जीवाणु से होता है। तो देख लेते हैं जीवाणु जनित संबंधित कुछ और बातें। जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम, भाई बहुत से रोग हैं, तो सभी के नाम तो नहीं, कुछ भाई ध्यान रख सकते हैं। सेम ऑप्शन में जो दिए हुए थे, एक हैजा हो जाएगा, एक है टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, एक आपका टीबी हो जाएगा, सही कह रहा हूँ ना, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। और इसके अलावा हैजा, टाइफाइड, टीबी, पायरिया, 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 डीपीटी हो जाएंगे, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, ये सभी रोग किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। डीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो डीपीटी देखिए तीन रोग भी होते हैं, एक प्रकार का वैक्सीन भी है, और इसका पूरे नाम में अगर बात करेंगे तो तीन रोगों के लिए एक वैक्सीन है, जिसका नाम है डिप्थीरिया। गले में कभी सूखा है, ऐसा लगा हुआ गले में भाई सूख गया है, सूखा सा लगा हुआ है, तो डिप्थीरिया रोग होता है। कई बार पानी की कमी से हो जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। तो डीपीटी में डिप्थीरिया, परट्यूसिस, परट्यूसिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटेनस, टिटेनस, काली खांसी, यही है आपकी परट्यूसिस। चलिए, बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो बीसीजी भी एक प्रकार की वैक्सीन है, और इसका पूरा नाम होता है बैसिलस, बैसिलस कॉलमेट, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन जो होता है। पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है,
1 सेकंड का यार समय दीजिएगा। अपन जो है क्लास पब्लिश कर देते हैं, कि जो है बहुत सारा समय हो गया, फिर बाद में जो है देख नहीं पाएंगे। दो तीन प्रश्न और रह गए हैं। चलिएगा, क्या पूछा गया, बैसिलस कालमेट और ग्यूरेन क्या है इसका, ये पूरा नाम हो जाएगा बीसीजी का। और पीसीवी का ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है। क्या बोलते हैं भाई, न्यूमोकोकल वैक्सीन बोला जाता है इसे। न्यूमोनिया की वैक्सीन है, न्यूमोकोकल 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 वैक्सीन। यूपीएससी का प्रश्न है भाई ये, पीसीवी। ठीक है, अगली बात करते हैं ओपीवी। ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है जो कि पोलियो में दिया जाता है, और इसे बोलते हैं ओरल ओरल पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन हो जाएगी ये। प्लाज्मोडियम परजीवी से क्या होता है भाई, मलेरिया नाम का रोग होता है। मलेरिया नाम का रोग होता है, और ये जो है, ये परजीवी जो है किसमें पाया जाता है, मादा एनाफ्लीज एनाफ्लीज नाम के जो है मच्छर में जो है रहता है, उसके काटने से फैलता है। डेंगू मच्छर ये कहाँ रहता है भाई, डेंगू मच्छर, तो डेंगू मच्छर जो है एडीज एजिप्टाई नाम की, मतलब डेंगू का मच्छर का नाम पूछ रहा है कि डेंगू रोग जो है किस मच्छर के कारण जो है फैलता है, तो एक एडीज एजिप्टाई नाम का जो वो होता है, एजिप्टाई, उसमें जो है डेंगू जो मच्छर होता है उसके अंदर क्या है, ये वाला जो है परजीवी पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, और जब ये मच्छर काटता है तो ये वायरस जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर डेंगू रोग हो जाता है। रेत मक्खी या सेंड मक्खी, इस मक्खी में जो है काला जार का जो मतलब रोग कारक होता है, जिसके कारण काला जार रोग होता है, वो किस में पाया जाता है, सेंड मक्खी या रेत मक्खी में पाया जाता है। इसे सीसी मक्खी भी बोल देते हैं। हैजा की खोज जो है किसने की हुई थी, तो ये ध्यान रखना, भी पूछा गया था भाई ये प्रश्न, फिलिपो पचीनी ने की हुई थी। ठीक है, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस ने की हुई थी। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो ये शिवपुरी में जो है इनको फांसी दी गई थी। फांसी से संबंधित बातें हैं, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1859 में, अप्रैल 1859 में जो है फांसी दी गई थी। ठाकुर रमत सिंह को फांसी जो है, ये फांसी ने कहाँ पर मिली हुई थी, शिवपुरी जिला में देखा हुआ है। ठाकुर रमत सिंह को फांसी जो है 1859 में दी गई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, फांसी बांदा जिले में हुई थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिला वर्तमान में, तो बांदा जिले में हुई थी। अगली बात करें टांट्या भील को फांसी कब हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे आप 4 दिसंबर 1889 की हुई थी, जो कि ठीक है जबलपुर में हुई थी। आई थिंक इनको फांसी इंदौर बाद में लाया गया था। भीमा नायक की शहादत कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 1876 में काला पानी में। राजा बख्तावर सिंह को फांसी 1800 जो है 58 में दी गई थी, और यह जो है इन्हें फांसी है इंदौर में हुई थी। शंकर शाह रघुनाथ शाह को जो फांसी हुई थी, ये भाई कितना 18 सितंबर का समय है, सितंबर 1858 में जो है इन्हें फांसी हुई थी, और यह जबलपुर में इन्हें मतलब तोप से वो कर दिया गया था। शहादत खान को, जो शहादत खान है ये इंदौर के सेनापति थे, इन्होंने विद्रोह किया था, तो इन्हें इंदौर में जो है फांसी दी गई थी 1874 में। अवंतीबाई लोधी की शहादत कब हुई थी, तो ये 1857 की क्रांति में जो है 20 मार्च 1858 को क्या हुई थी, शहीद हुई थी। और मालवा का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो है आपका 1857 में ही हुआ था भाई, सीहोर जिले में 256 क्रांतिकारियों को, कितने क्रांतिकारियों को, 256 क्रांतिकारियों को शायद हीरोज ने जो है खड़े करके गोली मार दी थी, तो ये जो है मालवा का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। और लक्ष्मीबाई जी की शहादत कब हुई थी, तो ये शहीद जो हुई थी, तो ये आपकी 18 जून 1858 को क्या हुई थी, ये शहीद हुई थी। ठीक है, तो चलिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपका सही जवाब होगा दिए गए ऑप्शन में जो है भिंड जिला जो है हो जाएगा सबसे कम वर्षा वाला स्थान। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आप क्या बताएंगे कि पचमढ़ी में जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी है? तो आप बताएंगे 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून आप ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु को जो है चौमासा कहा जाता है। फिर आपसे पूछे शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? तो मावठ, ध्यान रखिएगा, शीतकालीन वर्षा को कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या बात करता है भाई? उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्षा में क्या होती है? कमी। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर कमी नहीं होगी भाई, वृद्धि होगी। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या होती है? वर्षा की मात्रा बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर तो वर्षा की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? देखिए, जिला पूछे तो होशंगाबाद हो जाएगा, लेकिन क्षेत्र पूछे तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ मिलती है? तो ये जो है विंध्य पठार में या रीवा पन्ना के पठार में जो है मिलती है। लास्ट प्रश्न है आज का फ्रेंड्स, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? रीवा जिले में आपका पड़ेगा, रीवा जिले में। जलप्रपात से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रश्न देख लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है कई बार जलप्रपात को लेकर के पूछा जाता है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो आपका जवाब क्या होगा कि रीवा में स्थित है। आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे कि बाहुटी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितनी ऊंचाई है इसकी? ये जो है 198 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है। और यह जो है किस नदी पर है? तो आप ध्यान रखेंगे, सेलर नदी पर बना हुआ है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? सागर जिले में है। फिर पूछे शीतल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? इंदौर जिले में है। चंबल नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे कि चूलिया जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान में है। पियावन जलप्रपात जो है कहाँ पर है? ये पियावन जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? बीहड़ नदी पर बना हुआ है, जो कि आपका रीवा में हो जाएगा। केवटी जलप्रपात जो है ये महाना नदी पर बना हुआ है, महाना नदी पर बना हुआ है, रीवा में ही है। बहुटी जलप्रपात ये भी जो है रीवा में ही पड़ता है भाई। बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर बना हुआ है, सेलर नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और कहाँ पर हो जाएगा? जबलपुर में जो है ये देखने को मिलेगा। गांगुलपारा जलप्रपात, गांगुलपारा जलप्रपात ये कहाँ पर है? बालाघाट में स्थित है, ध्यान रखेंगे, बालाघाट में। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, अपने प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। और अपन ने थोड़ा सा राइटिंग को लेकर के इशू है, मतलब यूँ मान लीजिएगा कि 2-4 दिन से 6 दिन से काफ़ी दिन से कंप्यूटर में मैंने पढ़ाया नहीं हुआ है, ये पहली क्लास है। तो और इसमें जो हार्ड सरफेस में लिखना होता है और हार्ड जो है पेन भी होता है पेन टेप में, तो थोड़ा सा चीज़ें जो है गैप नहीं रहता, तो खाली जो है बैठ कर के लिखने में थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ ही जाती है। डिजिटल बोर्ड की बात अलग होती है, उसमें जो है लिखने में व्यवस्थित होता है। चलिए, बाकी सुधरता रहेगा धीरे धीरे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा भाई। लंबा टाइम जो है अपन ने लिया हुआ है, लंबी क्लास ली हुई है। देखते हैं कितना समय हो चुका है, आवाज वगैरह जैसा भी रहा हो। तो 1 घंटा 58 में लगभग 2 घंटे की क्लास हुई है। थोड़ा सा कल से समय को जो क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ताकि चीज़ें जो है बोरिंग न लगें। लेकिन यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, वादा है, अगर आप ऐसी क्लासें लगातार देखते हैं तो कोई आपका जो है टेस्ट नहीं रोक पाएगा। इतनी फैक्ट फाइल होगी कि अच्छे अच्छे टीचर के पास में इतनी फैक्ट फाइल नहीं होगी जितनी आपके पास में होगी। बशर्ते बात क्या होगी, आपको चीज़ें जो है ध्यानपूर्वक देखनी होंगी और उन्हें याद करना होगा। बाकी याद करने की बात तो दूर है भाई, अगर लगातार आप देखते रहते हैं तब भी जो है बहुत प्रॉफिटेबल होगा। चलिए, थैंक यू।